हेलो है एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं नीट पीजी सीरीज में, जहां पर अपन फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं आपका अपना अर्पित नेमा फ्रॉम लर्न हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। चलिए, तो पिछले अपने वीडियो में अपन ने सारी की सारी जो थ्योरी थी वेव को लेके, मैंने वेव पे आके खत्म करा था। आप सभी मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, अपन ने वेव पे खत्म करा था क्योंकि मैं वहां से कुछ स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो चलो इस वाले वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं, तो काफ़ी अच्छे से देखिएगा और नोट्स लेके बैठे रहो, नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब जो आए आपके जो साइंटिस्ट आए वो प्लैंक आए। प्लैंक ने क्या बोला कि जितनी भी जो लाइट है, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो तो डुअल नेचर शो करती है। भाई जो लाइट है वो क्या करती है, डुअल नेचर शो करती है। तो सब ने बोला कौन कौन से होंगे वो, तो उन्होंने कहा एक तो उसका खुद का है वेव नेचर है, एक तो उसका वेव नेचर है, ठीक है, और दूसरा जो है उसका वो पार्टिकल नेचर है। दूसरा उसका क्या है, वो पार्टिकल नेचर है। ठीक है, उन्होंने कहा कैसे बता सकते हो आप ये बात। ठीक है, तो उन्होंने जो कहा वो बोलते हैं जो लाइट है, ठीक है, जो लाइट है आपकी, वो आके उन्होंने कहा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो, इसके फॉर्म में भी वो ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले तो ये होती क्या है, मतलब मैं आपको समझा दूं कि यहां पर अगर मैं एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बना रहा हूं, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है या आगे जा रही है, ठीक है, तो एक अगर मैं उसके ऊपर बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव, ये वाली, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, ठीक है, ये इस साइड जा रही है, ठीक है, और एक बनाऊं मैं आप सभी के लिए कौन सी, मैग्नेटिक, ठीक है, एक बनाऊं मैं ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली जो वेव है दिख रही है आपको, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब उन्होंने नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करें, आगे जाएं। ठीक है, तो ये क्या है आपका बेटा, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पर डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब इस साइड वो ट्रेवल कर रही है ऐसे, ठीक है। और यहां पे मैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको, इस पार्ट को, रेड वाले को मैं क्या कर रहा हूं, शेड कर देता हूं ऐसा, ठीक है, ये वाला शेड कर दिया मैंने, देखो ये, ठीक है, ये अलग वेव है, ये अलग वेव है, ठीक है। मान के चलते हैं ये है आपकी कौन सी, इलेक्ट्रिक वेव, ये है आपकी इलेक्ट्रिक वेव, और ये है आपकी मैग्नेटिक वेव, ये वाली है आपकी मैग्नेटिक वेव। ये एक दूसरे के क्या होती हैं, याद रखना, ये जो है इलेक्ट्रिक वेव, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक वेव, और आपकी कौन सी, यहां पे मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। आप सभी को पता होगा इस साइन का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ऐसे उनने बोल दिया, उनने कहा ठीक है, चलो इसको उनने डिफाइन कैसे किया, जब इंटरफेरेंस डिफरेंस आपने जब वो पढ़ा, ठीक है, तब आपको पता चला, उसमें आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम से ये चीजें भी डिफाइन हुई, ठीक, समझ में आ गया। अब उनने बोला पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर मतलब कि ध्यान से सुनना, कि कोई अगर मेटल है, ये रही आपकी कोई एक मेटल, ठीक है, अगर लाइट आ रही है, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट आएगी। क्या होगा, वो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आएगी, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, क्वांटा बोल दिया। फिर से सुन लो, यहां पर क्या होगा, जो लाइट आएगी वो एक पैकेट के फॉर्म में आएगी। पैकेट जो भरा होगा मतलब एकदम ही उसके अंदर एनर्जी होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि वो एक क्या है, क्वांटा है। उनने एक बता दिया कि वो एक क्वांटा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट आएगी, और अगर लाइट की बात करेंगे, लाइट के पार्टिकल की, तो अपन उसको फोटॉन्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये किसने बोला था, यहाँ पे पार्टिकल नेचर में उनको ये बात पता चली थी। इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखो इसके जो एग्जाम्पल बहुत अच्छे कौन से थे, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहीं से आपको पता चला था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जब बात करी थी तो वहां पे भी हमको इससे ही पता चला था चीजें, ठीक है। जब इसको समझाने के बाद, ठीक है, जब ये आ गया, इसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने समझाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो क्या रहा है। वहां से अपन को एक इक्वेशन मिलती है, वो इक्वेशन कोई और नहीं, वो क्या है, E = H म्यू, ठीक है। म्यू क्या है, वहां पे फ्रीक्वेंसी है।
समझ में आ गया? म्यू क्या है वहां पे? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे म्यू की जगह एफ लिखूंगा, वरना आप वेलोसिटी वगैरह में जो आगे आएगा बोर्ड्स में, ठीक है, वहां पे मैं एफ लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ई क्या होता है, और हम सभी को पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाय लेमडा होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाती है आपकी? ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। अब ये कैसे होता है सर? ठीक है, तो इसकी बात अपन आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। अपना कौन सा है? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखो इसको आगे अपन डिस्कस करने जाने के पहले उन्होंने क्या दिया था कि जो वेव्स थी, ठीक है, जो वेव्स थी, ठीक है, यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर मैं यहां पे लैम्डा कैलकुलेट कर लूं, अगर एनर्जी मुझे मिल जाए, तो लैम्डा कैलकुलेट करके मैं एक क्या बना सकता हूं? एक चार्ट बना सकता हूं। ठीक है, तो उन्हीं को ही वेवलेंथ को, ऑर्डर को उन्होंने क्या किया? अरेंज किया, और आपको क्या देखने को मिला? यहाँ पे एक ऐसी टेबल देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कौन कौन सी? गामा रे, एक्स रे, यूवी रे। ठीक है, ये क्या है? विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो नीचे आते टाइम आपको देख रहा है कि यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपको बस ऐसे एप्लीकेशन बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, बाकी कुछ इस खास ऐसे में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ऑर्डर पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है। ठीक है, तो वो क्या है? देखो बेटा, रेडियो वेव्स 10⁻²। इसके ऊपर एक और होती है जिसको अपन बोलते हैं कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज भी उनको बोला जाता है, जिसका होता है 10⁻⁻14 होती है, जिसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, यूनिट वगैरह मैं पहले ही आपको बता चुका था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट बता चुका हूँ, वेवलेंथ की यूनिट बता चुका हूँ, बाकी तो वो आपके यूजेस हैं। ठीक है, तो यूनिट को हमेशा ध्यान से याद रखें। ठीक है, और कुछ ना भूलें। समझ में आ गया? ठीक है, तो पिछला अपन ने क्या देखा? अभी अपन ने ये देखा। अब इसको ही कंटिन्यू करते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को के टॉपिक को आगे। देखो, तो ये है आपका क्या? यहाँ पे प्लैंक क्वांटम थ्योरी, मतलब इसमें उन्होंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। वो कैसे बताया था? ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखो, उन्होंने बोला था कि जो लाइट है, ठीक है, लाइट विथ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी जब पड़ती है एक मेटल की सरफेस पे, ठीक है, तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? इमिट होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं उसको ही बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला ये जो लाइट है, अपन ने पहले पढ़ा है, लाइट में क्या है? एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, जिसको अपन ने क्वांटम बोला था। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? जो लाइट आ रही है वो एनर्जी पैकेट है, ठीक है, जो अब एनर्जी पैकेट है ये, ठीक है, ये जैसे ही मेटल की सरफेस पर पड़ती है, ठीक है, तो वहां पर क्योंकि एनर्जी है, तो वो एनर्जी क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है एक तरीके से। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? इमिट करना ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसको ही उन्होंने क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया? अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो उसको उन्होंने क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्या थे? लाइट के ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं बोल सकता हूं फोटो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने नाम दिया। समझ में आ गया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सुनो, उन्होंने क्या बोला यहां पे? देखो, सर्टेन फ्रीक्वेंसी। क्या है यहां पे? सर्टेन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की बात करिए, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइट है, ठीक है, या फिर जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, देखो, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मतलब निकल रहे हैं यहाँ का फोटो इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोल सकता हूं कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? फ्रीक्वेंसी के। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, मैंने एक वर्ड नहीं बोला, इंटेंसिटी नहीं बोला, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए दे दो, ज्यादा टाइम के लिए दे दो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि 1 घंटे तक देते रहोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 घंटे तक देते रहोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैंने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी बस बोला। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं ऑन इंटेंसिटी, मतलब कि कितनी भी इंटेंसिटी दे दो, कितना भी देर तक देते रहो, इंटेंसिटी पे वो क्या है? डिपेंड नहीं करता। उसको जो चाहिए है वो सिर्फ एक चीज चाहिए, सर्टेन अमाउंट की फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? तब ही जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
तभी जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं बता रहा हूं कि जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट वो हुआ कैसे था। तो ध्यान से देखो बेटा, देखो यहां पर उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ये रहा आपका क्या, वैक्यूम पंप, ये है आपका वैक्यूम पंप। ठीक है, ये है आपका वैक्यूम पंप, ये कनेक्टेड है किससे, एक डिस्चार्ज ट्यूब से, ये रही आपकी डिस्चार्ज ट्यूब, ये है आपका क्या, डिस्चार्ज ट्यूब। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन चलता है ना यार। चलो देखो यहां पर क्या कनेक्टेड है, यहां पर है आपका कैथोड, यहां पर है आपका एनोड। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहेंगे बस। अब ये जो लाइट आई थी पहले, क्या आई थी, देखो ये जो लाइट आई थी मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, ये देखो ये जो आई लाइट ऐसा, ये लाइट आ रही है बेटा, उसका डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, मैं बना ऐसे रहा हूं, ये लाइट आई, ध्यान से देखते रहेंगे। जैसे ही लाइट आई ये सर्टेन अमाउंट की फ्रीक्वेंसी लेके आई होगी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये क्या है, म्यू है, बस ये म्यू है, म्यू अमाउंट की इंटेंसिटी क्या लेके आई होगी, फ्रीक्वेंसी लेके आई होगी। समझ में आ गया? और हम सभी को पता है ये इन द फॉर्म ऑफ क्या आ रहा है, पार्टिकल नेचर की बात चल रही है, यहाँ पे पार्टिकल नेचर की बात चल रही है, मतलब कि एनर्जी पैकेट हैं ये लाइट के जो आके टकरा रहे हैं किससे, ये क्या है, मान लो कैथोड है, ये है आपकी कैथोड, ये हो गई आपकी एनोड। अब देखते रहो, जैसे ही, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया बेटा, देखो कोटिंग कर दी हमने, इसके ऊपर कोटिंग कर दी मान लो सीजियम की। ठीक है, कोटिंग कर दी सीजियम की। यही क्यों लिया सर, क्योंकि बेटा इसका आयोनाइजेशन जो होता है वो काफी कम होता है। आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, मतलब बहुत जल्दी ये इलेक्ट्रॉन अपना देने लगता है। ठीक है, तो हमें तो वही चाहिए ना। ठीक है, तो जैसे ही लाइट आई, इसने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। सर कैसे पता, अरे कैथोड रे निकलती थी ना, याद तो होगा, समझ में आ गया? ठीक है, तो उसने यही देखा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसने यही देखा कि एक अमाउंट की एनर्जी जो आ रही है, ठीक है, एनर्जी पैकेट जो आ रहा है, जैसे ही वो एक मेटल की सरफेस से टकराया जिसका आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा, ये देखो ऐसे। ठीक है, स्टार्ट हो गए, उसको ही उन्होंने क्या बोले, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल, उसको उन्होंने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको ही देखते उन्होंने एक रिलेशन बनाया। क्या रिलेशन था बेटा, देखो यहां पर, कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इसी पे तो डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अब देखो क्या हुआ, जैसे ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू, और म्यू का इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, हम सभी जानते हैं। तो बस यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा, खत्म। ये देखने को मिला। सर H क्या है, ये तो नया है हम सभी के लिए। ठीक है, तो H कुछ नहीं, H है आपका प्लैंक कांस्टेंट। तो जो आपका H है, जो आपका H है वो क्या है, आपका प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ये आपका है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होती है। बस इतना याद रखेंगे और अपन आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इन्होंने बताया, मतलब उन्होंने ओवरऑल जो चीजें थी वो बस इतना ही बताया कि यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, जो लाइट भेज रही है फ्रीक्वेंसी वो वाला, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एट फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, भले ही कितनी देर तक देते रहो, जब तक उसको सर्टेन अमाउंट की क्या नहीं मिल जाती, फ्रीक्वेंसी नहीं मिल जाती, तब तक वो निकलेगा नहीं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अपन को एक रिलेशन देखने को मिला, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब यहाँ से हमें 2-3 चीजें और पता चल रही हैं। क्या क्या, देखो क्या क्या पता चल रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, वेवलेंथ के। मतलब अगर किसी भी एटम की एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी।
ठीक है। और अगर किसी भी एटम की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, एनर्जी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, पूरा समझ में आएगा किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब और सुनो, अब यहां पर उन्होंने रिलेशन और भी बनाए, इतना तो सबको समझ में आ ही गया है। अब उन्होंने और रिलेशन क्या बनाए तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो आपकी लाइट पड़ रही है, तो ये मिनिमम कुछ एनर्जी लेके आ रही होगी। ठीक है, कुछ एनर्जी लेके आ रही होगी, और जैसे ही ये जो लाइट टकराई इसके ऊपर, इसने एनर्जी का ट्रांसफर करा होगा थोड़ा सा। अगर एनर्जी का ट्रांसफर थोड़ा ज्यादा हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी सी एनर्जी गेन करके बाहर ही निकल जाएगा। समझ में आ गया? मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या कर रहा है देखो, अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी तो काइनेटिक एनर्जी है। बस यहां से एक और रिलेशन आया। इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, इतना लिखो, फिर एक और रिलेशन बताता हूं। अब देखो, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा वो एक्सपेरिमेंट कैसा था कि एक लाइट आ रही है, उसकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी लेके आ रही है वो। ठीक है, तो जो लाइट आ रही है वो कुछ तो एनर्जी लेके आ रही है। ठीक है, अब वो जो एनर्जी लेके आ रही है, जिसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज्यादा है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी वो एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो कुछ एनर्जी लेके निकलेगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां से इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है, और मूव हुआ है तो वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकला होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है मेटल की सरफेस से, उसको ही बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कि ध्यान से सुनना। अब क्या है, घर में है 3 लोग है टोटल, मान लो आप हैं, मम्मी है, पापा हैं, और बाकी के जो हैं मान लो वो घूमने गए। ध्यान से सुनना बच्चे से, ठीक है, पूरा अच्छा। अभी पापा घर पर नहीं है, ठीक है, तो आपको कुछ काम करने के लिए मम्मी ने बोला, ठीक है, तो आपने नहीं करा। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्होंने बताया पापा को। आपको क्योंकि पता है कि मम्मी अगर मारेंगी तो इतनी तेज मुझे लगेगी नहीं, मैं सह लूंगा। ठीक है, तो वो हो गई आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जहां तक आप सह पा रहे हो तब तक। ठीक है, अब अगर वो बात आपके पापा तक पहुंच जाती है, ठीक है, अब उन्होंने अगर मारा तो आप सह नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के भी ऊपर उन्होंने एनर्जी सप्लाई कर दी, तो जो आप निकलोगे वहां से मार खाने के बाद रेड चेहरा लेके, मतलब अब वहां पे झंझनाहट हो रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी भी लेके निकल रहे हो आप। समझ में आ गया? तो यही हो रहा है बेटा, इधर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे क्या हुआ, पहले मम्मी आई, इतना तो तुम झेल सकते हो, तुम जितना झेल सकते हो, जितना लेके तुम क्या है कि निकल जाए, मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके जो इमिट कर जाए, कि थोड़ा बहुत काम कर दिया तुमने मम्मी का, वो एनर्जी कौन सी हो जाएगी, तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब ध्यान से सुनना, पूरा ही कॉन्सेप्ट समझ में जाएगा। अब आए आपके पापा आए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा एनर्जी दे दी उनने, तो वो जो आपको फ्रीक्वेंसी मिली है ज्यादा, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी कौन सी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? तो बेटा यही हो रहा है। यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अपन शो करते हैं म्यू नॉट से। अब सुनेंगे अच्छे से। अब यहीं पे एक इक्वेशन आ गई, जो लाइट एनर्जी लेके आ रही है वो हो गई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, E नॉट। ठीक है, जिसको मैं शो कर रहा हूं ऐसे, क्या शो करूंगा, H म्यू नॉट से। ठीक है, प्लस यहां पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकला एक्स्ट्रा एनर्जी लेके, तो मैं लिखूंगा यहां पर काइनेटिक एनर्जी के प्लस में है। तो यहां पे एक इक्वेशन बन जाती है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गई आपकी लाइट के एनर्जी, तो H म्यू इज इक्वल टू H म्यू नॉट प्लस, इसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/2m v² या फिर v², वेलोसिटी है वो। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन आपको देखने को मिलता है। फिर से सुनेंगे, E क्या है आपका, जो आपके लेके आ रही है एनर्जी, जिस एनर्जी क्या टकरा रही है जिससे, वो समझ में आ गया, इज इक्वल टू H म्यू नॉट क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है निकलने के लिए मेटल की सरफेस से। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, अगर वो निकल रहा है,
अगर वो मूव कर रहा है मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो है, वो क्या होता है 1/2 mu²। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं h म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mu²। समझ में आ गया। और एक और इक्वेशन होती है h म्यू नॉट को मैं लिख सकता हूं बेटा वर्क फंक्शन, इसको मैं लिख सकता हूं वर्क फंक्शन, जिसको अपन शो किससे करते हैं, W से शो करते हैं। ठीक है, तो इसको एक और इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो h म्यू इज इक्वल टू W प्लस KE या फिर 1/2 mu²। शॉर्ट में लिखेंगे कैसे, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W प्लस KE, खत्म। तो ये कुछ कुछ इक्वेशंस हो गई आपको, जो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। कितना इजी था, बस समझने की बात थी, समझ में आ गया था ना। ठीक है, यही होती है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, म्यू नॉट। और म्यू नॉट क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, वो होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर मान लो यहां पर जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो मैंने इक्वल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के दे दिया। जो एनर्जी मैंने अगर दिया, एनर्जी जो मैंने दिया वो इक्वल है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वहां से ही निकल पाएगा। उसको इलेक्ट्रॉन को थोड़ा मेटल की सरफेस से उसको अपन अनबाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अगर यहां पर एनर्जी जो मैंने दी वो ज्यादा है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है अगर वो ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, इमिट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे, जो आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो, तो क्या होगा, वही होगा कि आप मम्मी का बात सुन नहीं रहते। ठीक है, लेकिन आपकी जो लिमिट है वो क्या है, वो पापा के मार की है, तो आप तो काम करोगे ही नहीं, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं बाहर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस कंडीशन में जब आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एनर्जी जो प्रोवाइड हो रही है वो कम है, या फिर फ्रीक्वेंसी जो प्रोवाइड हो रही है वो कम है, यहां पर क्या होगा, वो काम नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट नहीं होगा, इमिट नहीं होगा। ठीक है, इतना बड़ा सा क्रॉस, ये इमिट नहीं होगा। बस इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आपके लिए जो मेन इक्वेशन है वो कौन सी है बेटा, ये इक्वेशन है। इसको ही कन्वर्ट कर सके आप निकाल सकते हो ऐसे, और इसको ही अपन ये भी बोलते हैं वर्क फंक्शन, तो इसको भूले ना। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ गया। इससे क्वेश्चंस बनते हैं और पिछले साल भी बने हैं, मतलब पिछले के पिछले साल बहुत सारे PYQ जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको ही बोलते हैं, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखेंगे अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। चलो, अपन ने अब वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देख लिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में देख लिया था कि मतलब वो एनर्जी जो अनबाइंड कर पाए न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को। ठीक है भाई, वही होती है आपकी कौन सी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, ये अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब सुनो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ गया। अब उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उन्होंने एक गैस भरी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, मान लो H2 गैस, ठीक है, तो उन्होंने सेम चीज अप्लाई करा, वही वोल्टेज लगाया, वही उसने क्या करा, प्रेशर को मेंटेन करा। फिर उन्होंने, उनको एक लाइट देखने को मिली ऐसे। ठीक है, उन्होंने देखा कि यहां पर क्या दिख रहा है आपको, स्पेक्ट्रम बन गया। जैसे ही उन्हें क्या दिखा, एक लाइट दिखा। ठीक है, उन्होंने जब देखा तो उन्हें देखा कि सीधा एक स्पेक्ट्रम बन रहा है। अब ये क्या है, ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हुआ होगा, ध्यान से देखेंगे कि जैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर हाई वोल्टेज हुआ, ये सब चीजें अप्लाई हुई, तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगाड्रो नंबर बराबर। ठीक है, तो क्या होगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, वो क्या हो गए, स्प्लिट होना स्टार्ट हो गए, स्प्लिट होना स्टार्ट होगा। कैसे हो गए होंगे स्प्लिट, कि जो H2 है वो टूट गया होगा 2H प्लस में, और उसने क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब करा। ठीक है, जैसे कि अपन ने भी फोटो इलेक्ट्रिक में देखा था कि वो एनर्जी लेके आ रहा था, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो निकल गया था ऊपर। ठीक है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करा तो ये क्या करेगा, ये एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा तो ये यहां से वहां भागना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये क्या करता है, जंप करना स्टार्ट करता है, जंप करना स्टार्ट करता है फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह तक। समझ में आ गया। तो जिसके कारण आपको बहुत सारी क्या लाइनें देखने को मिलती हैं।
अलग अलग एनर्जी लेवल जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस एनर्जी से, कौन सा एनर्जी से, जो एनर्जी इक्वेशन थी अपनी E = hc/λ। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी निकाल लूं, ठीक है, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, वेवलेंथ को कलेक्ट कर सकता हूं, इसको वेवलेंथ को कलेक्ट कर सकता हूं। तो जैसे ही इन्होंने एक मॉलिक्यूल लिया, एक गैस लिया, उन्हें बहुत सारे ग्रुप ऑफ वेवलेंथ इस फॉर्मूले से भी निकाल ली, उन्होंने बहुत सारी वेवलेंथ देखने को मिली, उन्होंने उसको क्या कर लिया, एक जगह रख लिया, एक जगह रख लिया, नंबर ऑफ वेव उनको वेवलेंथ देखने को मिली, कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ देखने को मिली, जिसको उनने इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटम में उसने क्या दिखाया था कि ऐसे ऐसे चीजें दिखती हैं। अब देखो क्या हुआ होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां से कहां जंप करा होगा। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या देखा कि यहां पर बहुत सारी लाइनें देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी लाइनें देखने को मिल रही हैं। कैसे, देखो, हो सकता है कि जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन निकला, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करा हो, वो पहले सेल से n = 1 मतलब पहले ऑर्बिट से वो गया हो 7 तक। अब जब वो गया है, ठीक है, जब जो इलेक्ट्रॉन जंप कर चुका है उसके अलग अलग रूट हो सकते हैं वापस आने के। सिंपल सी बात है, अगर वो कुछ एनर्जी लेके निकला है तो क्या होगा, एक कभी ना कभी तो उसकी एनर्जी कम होगी। अब जब एनर्जी कम होगी तो वो कई तरीके से नीचे आ सकता है, अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ सकता है। ठीक है, तो देखो ये हो सकता है कि क्या हो कि यहां से ये 7th लेवल पे गया हो तो वो पहले 6 पे आए, फिर 6 से 5 पे आए, फिर 5 से 4 पे आए, फिर यहाँ पे 4 से 3 पे आए, और हो सकता है वो 7 से डायरेक्ट किस पे आ जाए बेटा, 1 पे आ जाए। हो सकता है वो 6 पे गया हो, 6 से डायरेक्ट किस पे आ जाए, 1 पे आ जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी। क्या है, 3 से आप आए तो 3 से सीधे 1 पे आ जाए, 2 तक ही गया हो वो 2 से सीधे 1 पे आ जाए। ठीक है, तो यहां पर एक चीज तो कांस्टेंट है, वो आ कहां पे रहा है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने ओरिजिनल पाथ पे आ रहा है, मान लो सिर्फ नंबर 1 पे आ रहा है, तो उन्होंने उसको ही नाम दे दिया लाइमन। अगर नंबर 2 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n = 2 पे आ रहा है तो उसको उन्होंने नाम दे दिया बाल्मर। फिर n = 1 पे क्या था, लाइमन, फिर आपका पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड, और फिर यहां तक तो आपको बताता नहीं ये क्या है, हम्फी। ठीक है, यहाँ पे = 6 पर। समझ में आ गया, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं जिसके बेस पर उन्होंने ये निकाला। अब यहां पर जो बाल्मर आए थे उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसके बेस पर हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या दिया, 1/λ = अपन क्या बोलते हैं, इसको ही मैं बोल सकता हूं क्या, आपका वेव नंबर = 109678, 109,678 ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, यहां पर उन्होंने ऐसा फॉर्मूला दिया 1/n1 - 1/n2, ये दोनों का स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आ गया, जिसमें जो n1 है वो क्या होता है, लगभग हमें पता ही होता है। n1 क्या है, n1 याद रखना, जो आपका n1 है वो हमेशा छोटा होगा किससे, n2 से। अब n1 बता क्या रहा है सर, तो देखो n1 क्या बता रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जहां से जंप करके आया, जिस पर आया, वो क्या है आपका n1 है, वो क्या है आपका n1 है। मान लो आपको एग्जाम में कैसे लिख के आएगा, देखो ध्यान से, कि कोई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो 5th ऑर्बिट से जंप कर रहा है, किसमें, लाइमन में, तो मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो गई। 5th ऑर्बिट से जंप कर रहा है बाल्मर ऑर्बिट में, बाल्मर सीरीज में, तो क्या आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो ऐसे आपको वो बताएगा। तो ठीक है, यहाँ पे याद रखना n = 1 मतलब लाइमन, 2 मतलब बाल्मर, 3 = पास्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। समझ में आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछता है। तो कैसे निकालोगे, अगर 5th ऑर्बिट रखा हुआ है, 5th ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, तो यहाँ पे 5 रख दोगे, यहाँ पे 5 रख दोगे, और n1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा। तो आप जो देखने को मिलेगा वहां पे आपको वेवलेंथ मिल जाएगी, कि उसकी वेवलेंथ क्या आ रही है, उसका म्यू बार क्या मिल जाएगा, वेव नंबर मिल जाएगा। तो इसी बेसिस पर बाल्मर ने ये इक्वेशन दी थी। समझ में आ गया, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऐसे ही अपन फाइंड करते हैं। समझ में आ गया इतना, ठीक है, तो यही सब था। अब उसमें क्या पूछ लेता है तुमसे कि जो लाइमन सीरीज है, ठीक है, वो किस रेंज में आती है। तो ध्यान से सुनना, सिर्फ बाल्मर जो है, जो बाल्मर सीरीज है, सिर्फ यही यूवी रेंज में आती है। ठीक है, अब बाकी की जो पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सारी की सारी किस में आती हैं बेटा, ये आती हैं आपके IR रीजन में, IR रेंज में।
ठीक है। और ये वाली जो आपकी लाइमन सीरीज है, जो आपकी लाइमन सीरीज है, ये तो IR में है, ये यूवी में, ये किस में आएगी, ये आती है विजिबल में, ठीक है, ये आएगी यूवी में और ये आएगी आपके विजिबल में। बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। ध्यान से सुन लो फिर से, सिर्फ एक सीरीज है जो विजिबल रेंज में आती है, वो कौन सी है, बाल्मर। सिर्फ एक सीरीज है जो किस में आती है, यूवी में, वो कौन सी है, लाइमन। और बाकी की किस में आती है, इंफ्रारेड रीजन में आती है, तो आपको तभी देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी सीरीज जो है वो किस में आती है, यूवी रेंज में आती है, तो बाल्मर आती है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था, हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कैसे जंप कर रहा है, कैसे वापस आ रहा है, इस सब के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये सब किसने दिया था आपको, प्लैंक ने दिया था। प्लैंक ने बहुत अच्छे से समझाया था इस सब चीज़ों को। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर आप देखते हैं आपके जो साइंटिस्ट आए उन्होंने, क्योंकि अभी भी नहीं बताया कि एनर्जी निकल रही है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, ये सब नहीं हुआ। तो एक बहुत ही होशियार साइंटिस्ट आए जिनका नाम बोर्स था, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, आपस में झगड़े होने लगे। उन्होंने कहा कि यार कितनी एनर्जी होगी, कैसे घूम रहा होगा, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट आए बोर, उन्होंने कहा अरे 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 रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। तो देखो उन्होंने क्या कहा, पहला पॉस्टुलेट दिया उन्होंने, क्या बोला यहाँ पर, बोला बोर्स, उन्होंने कितने दिए, लगभग 3 पॉस्टुलेट दिए, और भी थे, ठीक है, लेकिन जो मेन थे वो अपने 3 है, ध्यान क्या अपने लिए मेन है। वो क्या बोला कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा ये तो मैं बता चुका हूँ, चलो आगे चलो, ठीक। इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ एटम आर कंसंट्रेटेड। तो साइंटिस्ट तो ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये सब तो पता है, ये भी वही बोलने वाला है। फिर उन्होंने अपनी बातें करी। द सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये भी कह रहा था कि ये भी पता है मुझे कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। तो ये बात जैसे ही सुना तो सब कह रहे कि अब ये उसने कुछ नया दिया है। देखो पूरी बातें क्या क्या करी उसने, फिर से बताता हूं। तो यहां पे अपन को इस डायग्राम से समझते हैं। ये एक डायग्राम है आपका। तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनेंगे, कि सेंटर में क्या रहता है बेटा, सेंटर में रहता है कोर। जो कोर है वो क्या है, एक बहुत ही अच्छा एक्टिव मास है, बहुत ज्यादा हैवी मास है, ठीक है। तो जो सेंटर है वो क्या रहता है, एक तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और इसके अंदर ही क्या है, जो मेजर पार्ट है वो मास, जो एटम का मास है, ठीक है, वो किस में प्रेजेंट है, सेंट्रली प्रेजेंट है। सेंटर में क्या है बेटा, इसका मास प्रेजेंट है, मास ऑफ एटम है, ठीक है। ये बात उसने बोली, चलो ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, सर्कुलर ऑर्बिट पे वो घूम रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो सर्कुलर ऑर्बिट पर घूम रहा है, ये भी मान लिया, सर्कुलर ऑर्बिट पर। अब मेन जो था, उन्होंने क्या बोला कि ये जो घूम रहा है, जो घूम रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ठीक है, वो इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, जिसके कारण ही इलेक्ट्रॉन क्या है, वो घूम पा रहा है, रिवॉल्व कर पा रहा है। मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा बेटा, वो अंदर साइड खींचेगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक अट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ आपका क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। और सेंट्रीपिटल क्या होता है, जो अंदर साइड लगता है। तो ये क्या होता है, एक अंदर साइड लगने वाला फोर्स है, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको दोनों को मैनेज कर दूं, इक्वल कर दूं, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, घूमते ही रहेगा, ना वो ज्यादा पास में आ पाएगा ना वो ज्यादा दूर में जा पाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो यही उन्होंने बताना चाहा, जिससे उन्होंने इक्वेशंस निकाली। तो उसको ध्यान से सुनेंगे। हम सभी को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mu²/r इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। यही होता है, यही होता है। यहां पर किसकी बात चल रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात चल रही है। तो मैं Q1 Q2 को क्या लिखूंगा, Q1 = Q2 = मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन सिर्फ, ठीक है। तो अब अगर मैं
ऐसी इक्वेशन लिखूं कि 1/4 पाई Q1 Q2 की जगह ई स्क्वायर, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या बन गई, एम यू स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्योंकि यहां पे एटम की बात चल रही है तो उन्होंने जेड भी लिया, एटॉमिक नंबर। ठीक है, आप सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो अब एक बात मैं बता दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को ही अपन के बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है स्पेस एयर की। ठीक है, तो और उसकी अपन सीजीएस में जो यूनिट होती है वो अपन 1 कंसीडर करके चलते हैं, तो वो तो वैसे ही 0 हो गया। ठीक है, जो के है इसको तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैं के लिख सकता हूं, जिसकी जो वैल्यू है बेटा वो होती है 9 × 10⁹ मीटर एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट भी होती है। समझ में आ गया? तो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखते रहो। इसको मैं लिखूंगा एम यू स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, पूरा का पूरा के हो गया, तो ये हो जाएगा kg2, मैं इसको बोलता हूं kg2 बाय आर स्क्वायर। ऐसा ये यूनिट बन गई, ये इक्वेशन बन गई। पूरा का पूरा जो खेल है वो सिर्फ इस इक्वेशन का है, जितनी भी जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ इसी इक्वेशन से आ रही है। ठीक है, तो देखो मैं इसको और अगर डिफाइन करना चाहूं, मैं यू स्क्वायर की टर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, इस आर से ये वाला आर कैंसिल, क्या बच गया, kg2 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, तो ये है, तो ये हो जाएगा m × r। बस ये इक्वेशन एक बन गई, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको अपन आगे यूज करेंगे। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन। समझ में आ गया? तो उन्होंने यहां पे आके सीधे चीजें खत्म कर दी। अब अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं वो मैं बताऊंगा रेडियस को निकालने का फॉर्मूला, वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला। समझ में आ गया? ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पोस्टुलेट। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी, लेकिन अब थोड़ा सा अपन को डीप भी पता होना चाहिए। क्लियर है? अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया पोस्टुलेट नंबर 2। क्या बोला, सब क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर एनर्जी से घूम रहा है, एनर्जी उसकी एमिट हो जानी चाहिए, तो उसको गिर जाना चाहिए था, तो वो घूम कैसे रहा है, ऐसे कैसे घूम रहा है। तो देखो उन्होंने क्या बोला कि पोस्टुलेट कैन रिवॉल्व, जहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन अ सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, फॉर विच टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π के। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, कि जो एंगुलर मोमेंटम है, जो एंगुलर मोमेंटम है किसका, इस इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, वो होगा h/2π। क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल है तो n का इंटू करना पड़ेगा। मतलब हर एक ऑर्बिट में जिसमें वो घूम रहा है, जिसको मैं बोल सकता हूं स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा। अर्थ का जो ऑर्बिट है वो तो अपने ही ऑर्बिट पे घूमता है, ये थोड़ी होता है कि ऑर्बिट छोटा बड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना, तो वही वो स्टेशनरी हो गया, फिर वो चेंज नहीं हो रहा है। अब ऐसा मत कर देना कि ऑर्बिट बड़ा कर दिया, कभी छोटा कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना कभी, कि जो अर्थ है वो कभी मार्स के ऑर्बिट में चला गया, ठीक है, मार्स का भी मरकरी के ऑर्बिट में चला गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, वही है, तो स्टेशन उसका जो पाथ है वो सेम है, और वो एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसकी जो पाथ है वो सेम है। समझ में आ गया? ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, मल्टीपल होगा, किसके, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। समझ में आ गया? और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हम सभी को पता है, NUR इज इक्वल टू NH/2π। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई, ये देखो, ये एक इक्वेशन बन गई। तो यहां से अगर मैं u की वैल्यू निकालना चाहूं तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां पे NH/2π। ठीक है, ये हो जाएगा m और r, ये हो गया। ठीक है, तो देखो अपन ने जो इक्वेशन वहां पर बनाई थी, इक्वेशन नंबर ये हो गई सेकंड, ठीक है, वो यहां पे पुट कर दो। अब देखो पूरा समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अपन ने जो इक्वेशन बनाई थी, ये वाली कौन सी, यूज कर दो kg2/mr। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, u स्क्वायर तो क्या है, इज इक्वल टू kg2/mr। यहाँ पे वैल्यू पुट करो u की, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा n² h² डिवाइडेड बाय 4π का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका m² और r²। ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा kg2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m और r।
समझ में आ गया? ठीक है, तो एक m से एक m कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, बच गया एक r। ठीक है, तो बस अब r निकालना है ना हमें, तो r को यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा देखो, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया m, एक m तो रह गया, m इधर ही रख दो। ठीक है, kg2 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, और ये दोनों तो कट ही हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, इज इक्वल टू r। ये जब सॉल्व करी गई तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो। ठीक है, ये आपको देखने को मिला, ये है आपकी मेन इक्वेशन। अब ध्यान से सुनो, h क्या है, h क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। h है आपका प्लैंक कांस्टेंट, h इज इक्वल टू है आपका प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू कितनी होती है इसकी, इसकी होती है 6 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो आपका n कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर तो है ही कांस्टेंट, वो तो पूरी की पूरी वैल्यू दिख रही है। ठीक है, यहां पर m भी कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, इतना ही होता है। ठीक है, अब देखो k भी कांस्टेंट है, k इज इक्वल टू कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर -9, 10 की पावर 9 होता है बस। ठीक है, यहां पर देखो E का स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो कांस्टेंट है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ध्यान से देखो, अब क्या क्या बच गया, ध्यान से देखते रहेंगे। ये देखो, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। जब इस सभी को आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो r की जो वैल्यू आती है, r इज इक्वल टू आ जाता है बेटा 5.29 इंटू 10 की पावर -11। बच क्या क्या गया, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। ठीक है, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, 0.529 इंटू 10 की पावर -10 n स्क्वायर बाय z। ठीक है, इज इक्वल टू r। तो r कितना हो गया देखो, 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम। इससे ही निकलती है, इससे क्या निकलता है आपका रेडियस। तो ये है आपका मेन फॉर्मूला रेडियस का, r इज इक्वल टू कितना होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया? तो बस इतनी तो करना था। ठीक है, तो जो मेन फॉर्मूला फॉर रेडियस निकालने के लिए कितना होता है 0.529, ठीक है, n स्क्वायर बाय z। ठीक है, ये क्या है एंगस्ट्रॉम में है, ये है आपका मेन फॉर्मूला, ये है आपका मेन फॉर्मूला। समझ में आ गया? तो इसी की मदद से हम सारे के सारे आंसर करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो तुमसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ हाइड्रोजन का रेडियस कितना होगा अगर उसका जो ऑर्बिट है वो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या करोगे, n इज इक्वल टू क्या है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और z क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, दोनों 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा उसकी रेडियस, उसकी रेडियस आ जाएगी r इज इक्वल टू हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो अब मैं आप सभी के लिए लिख देता हूं ओवरऑल अपन ने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से देखते रहेंगे। देखो क्या हो गया, ये हो गया आपका रेडियस इज इक्वल टू हो गया आपका 0.529, ठीक है, यहां पर n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो क्या हो जाएगा रेडियस, r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगी किसकी रेडियस, हो गई आपकी, ये हो गई आपकी रेडियस हाइड्रोजन की। ठीक है, तो यहां पे मैं बता भी देता हूं, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें क्या कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, n है ये। ठीक है, तो z क्या है आपका, z है बेटा एटॉमिक नंबर, z है एटॉमिक नंबर, तो आप ऐसे ही निकालोगे। क्लियर है? अब अगर सर हमसे ये पूछ लिया कि एक ही एटम में एक ऑर्बिट नंबर 2 पे घूम रहा है, एक ऑर्बिट नंबर 3 पे घूम रहा है, तो रेडियस निकालो। अगर मुझसे रिलेशन में पूछ ले तो कैसे निकालूंगा, तो भी बहुत इजी है। तो देखो मान लो यहां पर एक और ऑर्बिट है ऐसा, ठीक है, यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक की रेडियस दी है, एक की पूछ ली।
ठीक है, मान लो ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, तो कैसे निकालोगे? सेम रिलेशन लगा देना, एक की तो रेडियस देगा वो तुम्हें, एक की रेडियस देगा, एक की पूछ लेगा। तो क्या करोगे, देखो यहां पर अपन फॉर्मूला लिखाएंगे फॉर r इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा देखो 0.529, ठीक है, इंटू n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है, तो z तो z रख दिया अगर एक ही एटम की बात कर रहा है तो, ठीक है। r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.529 इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, क्योंकि अपन को एक ही एटम में निकालना है तो क्या होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा r1 डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू 0.529, ठीक है, n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, ठीक है, ये भी डिवाइडेड बाय 0.529, n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। अब क्योंकि एक ही एटम है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, तो इस z से इस z को कैंसिल कर दो, तो जो और क्या है ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल 0.529, तो आपका जो फाइनल रिलेशन निकल के आया वो क्या आ जाएगा, r1 डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू n1 का स्क्वायर n2 का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, आपको ऑर्बिट बताएगा कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है 2 पे, तो आप क्या रखोगे, n2 की वैल्यू 2 रख दो, यहां पर n1 है तो यहां पे n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, r1 आपको एक रेडियस दी गई है तो यहां पर रखोगे और r2 तो फिर निकल ही आएगा, अगर 3 चीजें गिवन है तो चौथी चीज तो निकल ही आती है, ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। अब सर आपने ये बताया सेम एटम के लिए, डिफरेंट एटम हुए तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, तब आप फंस जाओगे, मगर सुनो अगर डिफरेंट एटम रहे तब भी बताएगा कि कौन सा एटम है, ऐसा तो नहीं बोल देगा कोई दूसरा एटम है, ठीक है, तो z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो अब डिफरेंट एटम के केस में बता रहा हूं, इसमें ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो अगर डिफरेंट एटम का केस है, अगर मान लो आपका डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एटम है तो आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा, और अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो वैल्यू यहां पे कटेगी नहीं, जो z है z नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला रिलेशन मैं यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, देखो यहां पे, ये देखो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r1 इज इक्वल टू 0.529, ठीक है, n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z1, ये पहला एटम, ठीक है। मान लो एक और एटम है आपका यहां पे जो घूम रहा है, ये देखो क्या पूछ लिया कि हाइड्रोजन में n पे इतना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी रेडियस इतनी है, तो हीलियम में अगर इस नंबर पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा किसका, मान लो हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, सेम एंगस्ट्रॉम में ही होगा ये। r2 की बात करो तो कितना हो जाएगा 0.529, ठीक है, n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2, करना क्या, फिर से डिवाइड ही तो करना है, कुछ नहीं है। देखो तो क्या हो जाएगा, यहां पर इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, ये से ये गया, क्या बच गया, देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, जो ऊपर है वो डायरेक्ट बन जाएगा, देखो ऐसा n1 अपॉन n2 का स्क्वायर, और जो डिवाइड में है वो उल्टा हो जाएगा, z2 डिवाइड बाय z1 का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, r1 डिवाइड बाय r2 की वैल्यू ये आ गई, तो ये एक रिलेशन बन गया आपका, एक रिलेशन आपका ये बन गया, ठीक है। तो एक और रिलेशन क्या बना, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय z2 अपॉन z1 का होल स्क्वायर, ये एक रिलेशन बन गया, समझ में आ गया। तो फॉर ये क्या है, सेम एटम, ये क्या है, डिफरेंट एटम, और ये क्या है, हाइड्रोजन की रेडियस, हाइड्रोजन की रेडियस, समझ में आ गया। बस इतनी चीजें हैं, बस इतनी ही चीजें हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ रिलेशंस हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछ लेता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है तो मैं आपको बताता हूं एक बार, ठीक है। तो ध्यान से देख लो एक बार, तो आपको वो भी समझ में जाएगा कि मान लो यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला है, उसकी रेडियस दी गई है 1, गिवन है ये, ठीक है, मान लो आपको 10 दी गई है। अब यहां पर एक हीलियम घूम रहा है, ठीक है, हीलियम का एक एटम है जो इस ऑर्बिट पे ऐसे घूम रहा है, ये एक ऑर्बिट है, दो ही होते हैं उसमें तो, लेकिन फिर भी देख लो ये है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये हो गया आपका r2, ये भी दे दिया आपको, मान लो ये कितनी है 5 है, ठीक है, समझ में आ गया। अपन को r1 r2 मिल गया, उसने तुमसे ये पूछा ध्यान से सुनना कि हाइड्रोजन के
पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो हीलियम के जब पांचवें ऑर्बिट पे घूम रहा है, पांचवें ऑर्बिट पर घूम रहा है, तो बताओ उसका जो रेडियस है वो कितना होगा, रेडियस है वो कितना होगा। तो इसको हटा दो तो कौन सा पुट करोगे, देखो वही पुट करोगे तुम, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय Z2 अपॉन Z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, Z1 हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 होगा, तो 1 पुट कर दो क्योंकि एटॉमिक नंबर है। Z2 क्या है, हीलियम का कितना होगा, 2 होगा, तो 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। टोटल मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो N1 क्या है, पहले एटम का, पहले एटम मतलब यहाँ पे R1 वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले एटम का हाइड्रोजन का N1 कितना है, कौन से ऑर्बिट पे घूम रहा है, पहले ऑर्बिट पे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय, और हीलियम का किस ऑर्बिट पे घूम रहा है बेटा, देखो हीलियम का घूम रहा है 5वें ऑर्बिट पे। ठीक है, तीसरे ऑर्बिट मान लो, ठीक है 5वें ऑर्बिट ही मान लो, चलो तो 25 हो जाएगा ये। ठीक है, R1 कितना दिया है आपको, 10, हाइड्रोजन का कितना है रेडियस, 10 दिया है, निकालना किसका, हीलियम का निकालना, तो यहाँ पे x रख दो। तो बाकी जब x की वैल्यू पुट करोगे तो देखो 4 चीजें आ ही चुकी हैं आपके पास, तो आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही चीजें निकालना है, ऐसे ही वो आपसे पूछता है रेशियो के फॉर्म में। समझ में आ गया। अब अगर एक ही एटम में पूछ लिया तुमसे फिर कि हीलियम का एक है पहले ऑर्बिट पे घूम रहा है, एक 5वें पे घूम रहा है। ठीक है, पहले की रेडियस इतनी है तो दूसरे की कितनी होगी, तुमसे ये पूछ लेगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो बस ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, रिलेशन ऐसे पुट करना। ठीक है, अब सोचो ये तो हो गया रेडियस, वहीं से सेम इक्वेशन से उसने किसका निकाला, रेडियस का भी, वेलोसिटी का भी निकाला। इक्वेशन क्या थी बेटा, देखो इक्वेशन अपनी थी वो पुरानी वाली। ठीक है, कौन सी थी, ये देखो ये वाली इक्वेशन, u स्क्वायर इक्वल टू me स्क्वायर डिवाइड बाय r। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, ये अपन ने यहां से निकाला था तो यहीं से अपन पूरी वैल्यू निकालेंगे किसकी, वेलोसिटी की भी। ठीक है, तो चलो अब अपन वेलोसिटी देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होगा, u स्क्वायर इक्वल टू kg2 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, चलो आ जाओ आगे। यहां पर अगर मैं पुट कर रहा हूं, सेकंड वाले पोस्टुलेट में ही उसने निकाला था, यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या था, देखो u स्क्वायर इज इक्वल टू आपका था kze स्क्वायर डिवाइड बाय mr, और एंगुलर मोमेंटम क्या आया था, mur इज इक्वल टू किसके इंटीग्रल में था, h/2 के। ठीक है, तो इन दोनों में से r की वैल्यू जरा निकालो, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू kg2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर इंटू m, ये मास। यहां से इसकी वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, देखो r की वैल्यू, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h nh डिवाइड बाय 2 ठीक है, ये हो जाएगा आपका m इंटू u। ठीक है, u आपका क्या है, वेलोसिटी जिससे वो घूम रहा है। ठीक है, उसमें मत कंफ्यूज करना, समझ में आ गया। अब दोनों को कंपेयर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, nh डिवाइडेड बाय 2 इंटू mu इज इक्वल टू kze स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इंटू m। समझ में आ गया, इजी था ये वाला, इजी था। चलो बस आपको क्या ही करना है, यहाँ पे आप u की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो यहाँ से मैं u की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो u से एक u गया, ठीक है, m से m गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, u को इधर लेके आओ, एक u बचा हुआ इधर लेके आ गया मैं, तो ये क्या हो जाएगा, kg2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय nh। ठीक है, ये क्या चला जाएगा, इंटू 2 ऊपर, ये इधर आया, बाकी सब ऊपर चले गए। ठीक है, बस यही हुआ है। तो ये क्या है, आपका वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब सोचो यहां पर हम सभी को पता है ये सब कांस्टेंट है, बहुत सारी चीजें क्या क्या, देखो 2 सबको पता होता है इसका फॉर्मूला, ये कांस्टेंट, h कांस्टेंट क्या है, 6.6 × 10 की पावर -34। ठीक है, k कांस्टेंट 9 × 10 की पावर 9, z एटॉमिक नंबर कांस्टेंट नहीं है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट 1.67 × 10 की पावर -19। ठीक है, ये कांस्टेंट समझ में आ गया। ठीक है, तो अब बचा क्या, सारी की सारी इक्वेशन को, मतलब इन वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आती है हाथ में, जो होती है u इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, z बाय n मीटर पर सेकेंड। अब कई जगह बुक में सेंटीमीटर में दी गई है तो वहां पर 8 आएगा 10 की पावर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपकी आती है वेलोसिटी की इक्वेशन।
कॉन्सेप्ट जो है वो वही वाला लगेगा। कौन सा वाला? सेम एटम डिफरेंट एटम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर पूछ लिया तो उसने तो इस चीज से, ठीक है। तो क्या होगा, अगर सेम एटम है तो क्या हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। अगर एक ही एटम की बात कर रहे हो, भले तुम ऑर्बिट बदल दोगे इधर उधर, एटॉमिक नंबर थोड़ी बदल दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर U1 की बात करूं तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ Z डिवाइड बाय N1। अब देखो, मान लो एक एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर और एक घूम रहा है इधर। उसने तुमसे ये बोला कि ऑर्बिट नंबर 3 में जो घूम रहा है, मतलब यहाँ पे जो 2 दिख रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 में जो घूम रहा है और जो n इज इक्वल टू 1 में घूम रहा है, और 2 की आपको वैल्यू उसने दे दी, 2 की आपको वैल्यू गिवन दे दी, मान लो x दे दी, ठीक है। तो अब उसने ये पूछा चलो इसकी बताओ, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, ये वह फॉर्मूला याद है ना, बस चलो देखो तो क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, तो ये हो गया पहली ऑर्बिट के लिए, ये दूसरी ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶, Z तो कांस्टेंट ही है, एक ही एटम है भाई, ये तो सेम ही है, तो एक ही मान लो, तो क्या हो जाएगा, देखो n जो है बस n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2 रख देना, बस। अब क्या करना क्या है, अरे डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पर आपको एक रिलेशन देखने को मिलेगा, U1 डिवाइड बाई U2 इज इक्वल टू हो जाएगा N2 बाय N1, N2 बाय N1। तो ये रिलेशन से आप निकाल लोगे, ये रिलेशन से आप निकाल लोगे, ठीक। अब डिफरेंट एटम आ गया तो क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंट एटम में Z चेंज हो जाएगा, Z चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं Z क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, और Z चेंज हो गया तो वैल्यू क्या आएगी, U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप डिवाइड तो कर ही सकते हो, ये नीचे है, ये नीचे है, तो क्या हो जाएगा N2 बाय N1, N2 बाय N1, ठीक है, इंटू Z1 अपॉन Z2, तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन, ये आपका रिलेशन हो जाएगा, खत्म, ठीक है। फॉर डिफरेंट एटम वो होगा, फॉर सेम एटम ये हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर अपन ने 2 चीजें बहुत मेन बात कर ली जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो कौन कौन सी थी, एक तो रेडियस, ठीक है, कितना था 0.529 या फिर 53 भी लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, इंटू यहां पे क्या था, n का स्क्वायर था ना, n स्क्वायर डिवाइड बाय z, ठीक है। तो यहां पे रख देना n स्क्वायर डिवाइड बाय z, ठीक है। ये किस में था, एंगस्ट्रॉम में। वहां पर वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया 2.18 इंटू 10⁶, 8 होगा जब सेंटीमीटर होगा, z बाय n, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। फॉर सेम एटम, सेम के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.52, ये तो बचेगा ही नहीं सर, क्या कर रहे हो, ये तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू, ये बचेगा N1 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 का स्क्वायर, ठीक है। फॉर डिफरेंट एटम ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का स्क्वायर डिवाइड बाय Z2 डिवाइड बाय Z1 का स्क्वायर। Z नीचे होता है, जो नीचे होता है तो उसको उल्टा लिखना, समझ में आ गया। सेम इसमें ही करोगे, फॉर सेम एटम के लिए क्या हो जाएगा, देखो V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1, क्यों, Z कैंसिल हो जाएगा। फॉर डिफरेंट एटम मतलब एटम चेंज हो गया, Z गया, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 इंटू Z1 अपॉन Z2, क्यों, Z ऊपर होता है इसलिए 1/2 हुआ, नीचे होता तो 2/1 होता। क्लियर है, समझ में आ गया। आप याद क्या करोगे, 2.18, ठीक है, और यहाँ पे 0.52, अब पिकोमीटर में बोल ले तो कन्वर्ट कर लोगे 52, 10 की पावर क्या, 52 कह रहा हूँ, 5.2 कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो बस आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और अपन अब आगे चलेंगे, बोस ने इतना बोल के गया था तुमसे, समझ में आ गया। चलो आगे, चलो अपन ने रेडियस को लेके बात कर ली, हमने वेलोसिटी को लेके बात कर ली, और डिफरेंट एटम सेम एटम को लेके बात कर ली, ठीक है। लेकिन जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक था उस टाइम कि हर किसी के बीच में, मतलब हर किसी का लॉ फेल हो रहा था, ठीक है, क्या था वो, कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो वो एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। और मैक्सवेल ने इसलिए क्या करा था, कई थ्योरी फेल कर दी थी, ठीक है। तो देखो अब उसने
आंसर दिया किसने? बोर्स ने। क्या बोला? ध्यान से देखो, उनने बोला द इमिशन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑकर्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑफ द स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, इसको मैं स्टेशनरी फेज भी बोल सकता हूँ, स्टेशनरी ऑर्बिट बोल सकता हूँ, फेज नहीं, ठीक है। द डिफरेंस इन द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द टू परमिट क्या ऑर्बिट्स इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर एंड इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर टू इनर। ठीक है, तो चलो इसने क्या बोला, ध्यान से देखेंगे। इसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा, ठीक है, वो एनर्जी तब ही लॉस करेगा या तो जब वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन जो अपना एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर जंप करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब उसे लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाना रहेगा। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, ये आपका एक एग्जांपल, ठीक है। मान लो देखो, ये है आपका एक एटम, ये एक एटम है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तब क्या करेगा, वो लोअर से हायर पे जाएगा, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली जो क्या है, इसकी एनर्जी है, ये थोड़ी कम है, ये जो एनर्जी है ये कम है, ठीक है। जैसे ही जो क्या रहा, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इसने जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ये लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा, एनर्जी लेवल पर, ठीक है। कब जाएगा, जब लेकिन वो क्या करना चाहिए, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहिए, यहां से लेके यहां तक उसने क्या करा होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करा होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कब करेगा, एनर्जी तब इमिट करेगा जब वो लोअर से, अभी हायर पे आ गया, जब वो हायर से एनर्जी इमिट कर रहा है, हायर से क्या हो, लोअर पे आ जाए, हायर से लोअर पे जब आएगा, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि वो क्या गया था, यहां से एनर्जी लेके गया था, अब एक टाइम के बाद तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब वो वहां रहने के लायक नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी इमिट करके वापस अपनी प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो कहां से आया वो, यहां से इस जगह पर आ गया, तो उसने क्या करा होगा बेटा, एनर्जी को रिलीज करा होगा, एनर्जी को रिलीज, या फिर क्या करा होगा, उसने इमिट करा होगा, उसने क्या करा होगा, इमिट करा होगा। समझ में आ गया। तो ये अपनी बातें हैं, उसने ये बोला, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि रोटेट कर रहा है तो भाई ये एनर्जी इमिट करता जाएगा, वो एक टाइम के बाद न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। ये मैक्सवेल थे, उनकी पूरी बात को खारिज करके उन्होंने क्या बोला कि वो तब ही इमिट करेगा जब वो हायर से लोअर पे आएगा, और एब्जॉर्ब तब ही करेगा जब उसको लोअर से एब्जॉर्ब किस पे जाना होगा, हायर पे जाना होगा। समझ में आ गया। तो ये थे अपने बोर्स, ठीक है। तो इसी को लेके उन्होंने कुछ इक्वेशंस दिए। क्या क्या दिए, उन्होंने बोला कि टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालना है, क्या हो जाएगा, देखो टोटल एनर्जी हो जाएगा यहां पर इज इक्वल टू, ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब जो भी चीज मूव कर रही है, मोशन करते टाइम जो एनर्जी उसके पास है वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल क्या होती है कि अगर मान लो इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है, उसको खींच के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेके आ रहा हूं, तो जो वर्क डन हो रहा है चार्ज को एक पॉइंट तक लाने तक, वो क्या होगा, आपका पोटेंशियल होगा, ठीक है। उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, एनर्जी अलग होता है, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ध्यान देना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भाई अपन 1/4πε0 को के ही लिखूंगा, तो ये हो जाएगा के ZE डिवाइडेड बाय R, ठीक है, एक चार्ज के लिए। और देखो चार्ज कॉस का खींच रहे हो, इलेक्ट्रॉन का खींच रहे हो, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा, -E होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, तो इसको फॉर्मूले को पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस का ये माइनस चार्ज आएगा इसके पास, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और ये इतना तो पता ही होगा ना मैथ्स वालों, ठीक है। देखो मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी है, ठीक है। प्लस माइनस तो पता ही है ना, सबको ही पता होता है बायो वालों, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा KZE² डिवाइडेड बाय R, डिवाइडेड बाय R। समझ में आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होता है, वो क्या होता है, वो होता है 1/2 mU², और U² की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं, वही kg2 y mR,
ठीक है, याद आ रही है कि नहीं आ रही? देखो मैं वापस याद दिलाता हूं। ये देखो यहां पर ये दिखी थी, ये तो क्या था, u स्क्वायर इज इक्वल टू kg/mr, समझ गए? ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को हम वहां पे पुट करेंगे तो आपका जो आएगा वो क्या जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1/2 kZe² डिवाइडेड बाय r। वहां का जो r है, ये वाला जो r है, वहां पे कैंसिल आउट भी तो चीजें होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। ठीक है, तो भाई अपन का डायरेक्शन यहाँ पे आ गया। ये क्या हो जाएगा, -kZe² डिवाइड बाय r। तो आपको क्या दिख रहा है, ये आधा ये एक माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस आधा। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 kZe² डिवाइडेड बाय r, ऐसे। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही r की वैल्यू पुट करोगे, r की वैल्यू निकाली थी हमने n² डिवाइडेड बाय 4 m z के m क्या था तुम्हारा फिर kg²। ठीक है, तो वही वैल्यू पुट करेंगे जो मैंने पहले दिखाई थी। ठीक है, ये वाली वैल्यू को तुम जैसे ही पुट करोगे तो देखो क्या जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा r की वैल्यू में कौन सी पुट कर रहा हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं, r इज इक्वल टू हो जाएगा n² डिवाइडेड बाय 4π²। ठीक है, ये हो जाएगा kZe² इंटू m। r में पुट कर रहा हूं तो ये वाली वैल्यू इधर ही रह जाएगी, बाकी का ऊपर पुट हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब मेरा बोलने का है इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ठीक है, r की वैल्यू यहां पे ये हो जाएगा kZe² डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका n²। ठीक है, n²h² इंटू जो बाकी की वैल्यू है वो पलट जाएंगी ऊपर। ऊपर क्या जाएगा, देखो ये पूरी की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, ये हो जाएगा 4π²। ठीक है, ये हो जाएगा kZe² इंटू m, ऐसे। समझ में आ गया, क्लियर है? तो देखो ये आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनर्जी का जब अपन डिफरेंस निकालेंगे तब आपको लगेगा। बाकी तो काफी ज्यादा इजी है, सीधे एक वैल्यू आएगी आपको, वो बस समझ में आ जाएगा एक बार, लेकिन पता होना चाहिए ना भाई आ कैसे रहा है चीज है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। तो देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2 ये क्या होगा, k²। ठीक है, यहां पे z²। ठीक है, यहां पर E4 है, E2 है, E2 है तो क्या हो गया E4। यहां पर एक m है, यहां पे m है क्या, नहीं है तो इंटू m। ठीक है, बाकी सब हो गया क्या, बस 4π रह गया, तो यहां पे लिखूंगा मैं 4π²। समझ में आ गया, 4, तो मैं इसको 4π बोल देता हूं कभी कभी। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका इतना डिवाइडेड बाय n²h²। देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। कैसे करना है सुनो, यहां पे हमको आधे से ज्यादा चीजें कांस्टेंट दिख रही हैं। कौन कौन सी, देखो यहां पर आपको जो कांस्टेंट दिख रहा है वो क्या क्या है, देखो h कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पर k की वैल्यू कांस्टेंट है, e की वैल्यू कांस्टेंट है, m की वैल्यू कांस्टेंट है और 4π तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। बच क्या क्या गया, देखो और 2, देखो ये 2 और ये 4 बच गया, 2 टाइम कट गया। ठीक है, तो बचा ही क्या है यार, अब सिर्फ रह गया इन पूरी वैल्यू को पुट करने के बाद, इन कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन आती है। वो क्या है, वो आता है, ये पूरी की वैल्यू ध्यान रखना नेगेटिव में चल रही है ये। ठीक है, नेगेटिव में तो ये आएगा आपका -13.6। यहां पे क्या बच गया, बस z² डिवाइडेड बाय n²। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। खत्म। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ एक चीज, ये वैल्यू। लेकिन आई कहां से अगर पूछ लिया किसी ने तो क्या बोलोगे, टोटल एनर्जी से आई। हमको बताया गया था पोटेंशियल का प्लस कर देंगे काइनेटिक से। काइनेटिक में u² की जगह पे वैल्यू पुट करना है अपन को, जहां अपन ने किससे निकाली थी, एंगुलर मोमेंटम से निकाली थी। यहां पे आके पुट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या है, एनर्जी की वैल्यू है, ये वैल्यू आएगी आपकी। समझ में आ गया? तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन है। आपको जो मेन याद रखना है वो ये है। ठीक है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, इतना सबको क्लियर ही होगा मेरे ख्याल से। तो अब देखो, अगर उसने फिर से सेम चीज क्या किसके लिए पूछ लिया, सेम एटम और डिफरेंट एटम के लिए पूछ ले तो क्या करोगे, तो वही वाला अब मैं बता रहा हूं। इतना सबको क्लियर हो गया? जब तक ये लिखो। देखो, अब अगर तुमसे पूछ ले सेम एटम और डिफरेंट एटम के लिए तो क्या करोगे। यहां पे मान लो कि ये आपका सेम एटम है, ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, यहां से यहां पे है आपका n1, ये रहा आपका n = 1 और ये क्या है आपका n = 2। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है।
ठीक है, तो उसने तुमसे ये पूछ लिया कि जल्दी से ये बताएंगे कि एनर्जी क्या होगी और एक की एनर्जी दे दी, तो क्या करोगे? तो सिर्फ सिंपल सी चीज है यार, अपना फॉर्मूला पुट करोगे। कौन सा वाला? देखो E इज इक्वल टू क्या निकाला था? E इज इक्वल टू था -13.6। क्लियर है? चलो इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा? ऊपर जेड स्क्वायर था या नीचे जेड स्क्वायर था? सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो वैल्यू है वो पलट गई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो? जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, मान लो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक मैं क्या बोला था, वो डिफरेंट एटम के लिए था, लेकिन मैं सेम के लिए बता देता हूं। उनने ये दे दिया, तो चेंज क्या हो रहा है? देखो ये हो गया, मान लो E1 की मैं बात करूं, एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ऑर्बिट के लिए, तो क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो सेम ही रहेगा। अगर सेम एटम की बात कर रहा हूं तो ये रहा आपका सेम एटम के लिए बात चल रही है। ठीक है, तो Z सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि Z जो है बेटा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। Z मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो Z की वैल्यू चेंज नहीं होगी, डिवाइड कर रहा हूं N1 अपॉन N, मतलब N1 स्क्वायर का N1 अपॉन क्या। ठीक है, ये बन गई पहली इक्वेशन। अरे आप दूसरी इक्वेशन बना लोगे, E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर सेम N2 स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या होगा? E1 डिवाइड बाई E2 कर दो यार, देखो कितना हो जाएगा। देखो E1 अपॉन E2, ये डिवाइड में है तो उल्टा करना है। अगर डिवाइड में है तो क्या करना है? उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा? ये देखो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी N2 डिवाइड बाय N1 होल स्क्वायर। देखो कितनी इजी थी, कितना इजी था, समझ गए? तो बस आपको ये पुट करना है। तो अगर उसने एनर्जी आपको दी गई है, उसने बोल दिया कि N1 पे जो है क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी एनर्जी मान लो 100 किलो जूल है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये बोल दिया उसने। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्या करोगे? देखो यहाँ पे E किसकी वैल्यू है? एनर्जी की वैल्यू है E, इस पे E1 की वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। डिवाइड बाय निकालनी किसकी है? 2 की, तो x रख देना। किस ऑर्बिट पे घूम रहा है? पहला वाला ऑर्बिट N1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और N2 कितना है? सेकंड पे घूम रहा है, तो ये 4 हो जाएगा। सीधे 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे वैल्यू तो पुट कर ही लोगे। अब x इज इक्वल टू क्या जाएगा? एनर्जी जरा बता दो। तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। क्या ही चाहिए? आ गई ना? ऐसे तो करना है यार, सिर्फ ऐसे करना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब सोचो सर, ये आपने बता दिया सेम एटम के लिए, ये हो गई सेम एटम के लिए। डिफरेंट एटम में क्या होगा सर? ठीक है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। डिफरेंट एटम में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। अब देखो डिफरेंट एटम, डिफरेंट, अगर एटम डिफरेंट है तो देखो बेटा जो क्वेश्चन आया था उससे ही बता देता हूं तुम सभी को कि यहां पे न्यूक्लियस है सर, होता ही है वो, तो यहां पर भी एक न्यूक्लियस है सर, यहां भी होता है। चलो देखो, तो अब डिफरेंट क्या है सर में न्यूक्लियस। देखो ये है हाइड्रोजन एटम, ये है हाइड्रोजन एटम, और ये है हीलियम एटम, हीलियम एटम। उसने बोला अब पूरे एग्जैक्ट डिजिट के साथ नहीं बता रहा हूं, पूरी वहां पे जो वैल्यू थी उसके साथ नहीं, ठीक है, लेकिन बता रहा हूं यहां पर जो हाइड्रोजन एक एटम है जिसपे यहां पर सेकेंड ऑर्बिट पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, N2 पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर हीलियम एटम है, अगर हीलियम एटम है और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी फोर्थ पे घूम रहा है, मान लो हीलियम में वैसे तो इतने सारे ऑर्बिट होते नहीं है, लेकिन मान लो चलो घूम रहा है, ठीक है, तो ये बताएंगे कि एनर्जी जो है हाइड्रोजन की तो x आई, तो यहां पर चलो x की जगह पे अपन 50 पुट कर देता हूं मैं, 50 आई, तो यहां पर हीलियम की भाई कितनी होगी, हीलियम की कितनी होगी, तो क्या करेंगे, तो बस बहुत इजी है, क्या होगा, हम सभी को पता है फॉर डिफरेंट एटम है ये, ठीक है, पूरा तो लिखते नहीं हो सर आप, फॉर डिफरेंट एटम। चलो देखो यहां पर अब क्या पुट करेंगे, E इज इक्वल टू होता है -13.6, ठीक है, Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय N स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, और ये हो गया E1 के लिए अगर बात करूं तो E1 हो जाएगा, ठीक है, E1 क्या है हमारा, अपने एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लेके चल रहा है, ठीक है, तो यहां पे Z1 उसका स्क्वायर और N1 का स्क्वायर, N2 पे घूम रहा है सर, तो N2 का स्क्वायर लगा दो बेटा, चलो ठीक है, N1 में हाइड्रोजन को लेके चल रहा था इसलिए मैं कर रहा था, ठीक है, चलो ठीक है, अब E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13.6 Z स्क्वायर 2 का और ये N2 का स्क्वायर, बेटा इसको 1 ही कर लो वरना कंफ्यूज जाओगे,
ठीक है, यहां पर मैं बात करूं N1 इज इक्वल टू कौन सा ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट पे घूम रहा है। ठीक है, अब देखो N2 किस ऑर्बिट पे घुमा रहा है वो उसको, चौथे ऑर्बिट पे। एनर्जी कितनी है E1 की, एनर्जी कितनी है देखो 50 है, एनर्जी है अपन ने 50, तो करना क्या है, डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा देखो, ये आपका जो रिलेशन निकल के आएगा वो आएगा E1 डिवाइडेड बाय E2, E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये वाला इससे कैंसिल, ये 13.6 पूरा का पूरा कैंसिल, Z और Z दोनों ऊपर हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख दो Z1 अपॉन Z2 का होल स्क्वायर, Z1 अपॉन Z2 का होल स्क्वायर, ये नीचे हैं तो ये क्या कर दोगा, उल्टा लिख दोगे N2 अपॉन N1 का स्क्वायर, खत्म, बस इतना लगाना है और फॉर्मूला लिख के आना है। कैसे करेंगे सर एक बार बता ही दो। देखो यहां पर हाइड्रोजन का Z कितना होगा, 1 होगा, एटम तुम्हारा क्या एटॉमिक नंबर, ठीक है, और हीलियम का कितना होगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, तो बस अब सारी वैल्यू तो आ चुकी हैं तुम्हारा, यहाँ पे कितनी है देखो, ये 50 है एनर्जी हाइड्रोजन की, डिवाइड बाय x यहाँ पे रख देता हूं, इज इक्वल टू Z1 मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, और Z तुम्हारा N2 है, N2 कौन सा तुम्हारा देखो चौथा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है तो 4 स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो सारी वैल्यूज आ गई, तो ऐसे निकाल लोगे तुम। तो आपके लिए जो मेजर फॉर्मूला है वो क्या है, वो फॉर्मूला है आपका ये वाला, कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो मैं ओवरऑल लिख देता हूं कि क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, ठीक है, कौन कौन सा सेम के लिए है, कौन सा एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब तक आप ये लिखना चाहें तो ये लिख लो। देखो तो यहां पर फॉर्मूला क्या था, एनर्जी के लिए कितना है, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, यहां पर अगर फॉर सेम एटम है, फॉर सेम एटम है, मतलब यहां पे मैं लिखूंगा Z जो क्या है वो है सेम, Z क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो यहां पे Z कट गया तो ये बन जाएगा आपका N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, फॉर डिफरेंट एटम तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N2 बाय N1 होल स्क्वायर, ठीक है, Z1 अपॉन Z2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ऊपर है तो सीधा लिख गया, अगर नीचे होता तो अपन ऐसे लिखते इसके फॉर्म में, समझ में आ गया। तो ये आपको जो मेजर फॉर्मूले हैं बेटा ये जरूर याद रखने, ठीक है। और अब आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि कैसे निकल के आता है तो अब आप सारे डेरिवेशन बता सकते हो, ठीक है। और मैं आपको पूरा सही बात बता दूं कि डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होने चाहिए इसलिए बता दिया, ठीक है, क्योंकि पता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सीधे फॉर्मूले और वैल्यूज आप लिख के चले गए। समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो याद होने हैं वो ये सब चीजें हैं। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया सभी को। अब सोचो और क्या हो सकता है, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एनर्जी से। एनर्जी से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बनेंगे सर, तो देखो हो सकता है वो तुमसे ये पूछ ले कि यहां पर एक और ऑर्बिट है, मान लो यहां पर बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर विथ E1 एनर्जी, ठीक है, और एक की एनर्जी इतनी है, यहां पे E2 है, तो बताओ एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बेटा, डेल E इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर। क्योंकि देखो आप ध्यान से सुनना अच्छे से बात, ठीक है, कॉन्सेप्ट है ये। देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये वाला इधर, ठीक है, और अगर वो इधर चला गया, तो मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मतलब एक आंसर बताओ कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जब इलेक्ट्रॉन इधर था या जब इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है। आंसर बताओ। तो ध्यान से सुनो, जब इलेक्ट्रॉन ने बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी तब ही तो जाके वो हायर पे गया ना, ठीक है। तो एनर्जी उसके पास एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो मतलब एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा, यहां की ज्यादा होगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, एनर्जी डिफरेंस कैसे आएगा, ये हो जाएगा आपका, मान लो ये क्या है आपका E2 है, ये E1 है, तो ये क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, ये हो जाएगा।
E2 माइनस E1। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपन ने एक इक्वेशन निकाली हुई है, कौन सी थी तुम्हारी भाई? 2 पाई वाली, याद है कि नहीं याद है? 2 पाई स्क्वायर अपन ने इतना बड़ा फॉर्मूला निकाला था, पूरा डेरिवेशन सॉल्व करा था। अरे चलो देख लो, देखो ये वाला फॉर्मूला कौन सा था? ये देखो, ये कितना बचा? 2 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यही तो पुट करना है हर जगह। ठीक है, तो देखो यहां पर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे। ये जो आएगा यहां पर क्या पुट करोगे, ध्यान से देखो। अब ये आएगा आपका, पूरी अपनी जो एनर्जी है वो किस में आई थी? नेगेटिव में आई थी। तो यहां पर मैं पुट करूंगा तो 2 पाई, ठीक है, kg2 kg2, ठीक है, यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई kg2। तो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं kge2। समझ में आ गया? इनटू m था, यहां पर होल स्क्वायर कर दूं, यहां पे m कर दूं, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर h स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो ये था kg में, आपने सर k तो लिखा ही नहीं, ये देखो k। ठीक है, kg2 है ना, ऐसे याद रखा था अपन ने kg2। तो जैसे ये वैल्यू किसकी हो गई? ये हो गई E2 की। तो यहां पे क्या रख दूं मैं? n2 रख दूं, ये नेगेटिव में है, माइनस, पूरा माइनस लगाओ, सिर्फ चेंज क्या हुआ है? n की वैल्यू। समझ में आ गया? सिर्फ n की वैल्यू चेंज हो गई। तो फॉर E1 की मैं बात करूं अगर, इस वाली एनर्जी की, तो क्या है? जब इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट मतलब पहला ऑर्बिटल में। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई kg2 होल स्क्वायर m अपॉन n1 का स्क्वायर, और ये आपका क्या है? h स्क्वायर। समझ में आ गया? कितना इजी है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बाकी का देखो कौन तुम्हारा कॉमन क्या क्या आ रहा है? 2 पाई kg2 स्क्वायर, m पूरा कॉमन आ रहा है और h स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखो बस निकाल लो। तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं आगे का फॉर्मूला, देखो कैसा कि माइनस कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस को हटाओ। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है आपका? 2 पाई, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, और एक m भी कॉमन आ रहा है, z कॉमन नहीं आएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका? n तो नहीं आ रहा है, h स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या बचा? क्या बच गया? देखो, अगर एटम अलग अलग है तो ये बच गया आपका z स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये बच गया आपका n। देखो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो इसको मैं सामने लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? n1। ये जब पीछे जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा अपना, तो ये नेगेटिव। ठीक है, तो z स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा? n2 का ये स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? ठीक है, इसकी पूरी की वैल्यू कितनी होती है? इसको ही बोलते हैं बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट। इस वैल्यू को ही बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है इसको मैं शो करते हैं अपन r से, और z भी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा r z स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। खत्म। यही है आपकी वैल्यू, ये है आपकी, अगर डिफरेंस निकालना है आपको तो। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे निकालना है हमको। करना ही क्या है, ये पूरी की जो वैल्यू है यहां पे रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 109 6 7 8, ऐसे याद रख लो, सेंटीमीटर इनवर्स में होती है 109 6 7 8, ऐसे याद रख लो। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू होती है। समझ में आ गया कि अब कहां से आता है? तो मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता रहा हूं जो आपको यूज करना है, बस ये बताना था आती कहां से है, तो यहां से आती है। ठीक है, तो देखो जो आपके काम की चीज है वो आपके काम की चीज ये रही आपके सामने। देखो क्या है, यहां पर एनर्जी डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा यहां पर r, ठीक है, z स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, r की वैल्यू पुट कर दो 109 6 7 8। ठीक है, ये क्या हो गया? 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, इसको ही बोलते हैं आपकी इक्वेशन। और अगर यहां पे Z आपका क्या है? हाइड्रोजन है, तो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, आपका फॉर्मूला क्या आएगा? ये वाला फॉर्मूला आएगा आपका, ये पुट करोगे आगे आंसर आ जाएगा। और अगर दूसरा एटम आ गया तो कुछ नहीं है, यही रखना है 109 6 7 8। ठीक है, Z का स्क्वायर रखना है, बस 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। खत्म, ये पुट करना है आपको। कितना इजी था ना? इजी। तो आपको अगर गैप निकालने आ गया, गैप निकालने,
समझ में आ गया कि एनर्जी गैप कितना होगा। तो किससे निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो। और ये बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इको hc/λ, जिसमें से ये कॉमन है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/λ, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वेव नंबर, ये भी तो कांस्टेंट है, hc भी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, ये hc/λ। तो अब बहुत तरीके हैं ऐसे, अब तो तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर इतना तुम्हें पूरा समझ में आ गया तो कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ गया? तो देखो अब अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं, यहां पे एक एटम है, ठीक है, ये एक एनर्जी इधर है और एक एनर्जी इधर है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा कि एक एनर्जी आपको गिवन है, यहाँ पे E2 और E1 गिवन है, तो आप निकाल लोगे। ऑर्बिट आपका कौन सा है, सेकंड वाला ऑर्बिट है। तो क्या करोगे बेटा, सिर्फ आपको ध्यान देना है, तो सिर्फ एक जगह ध्यान देना है, क्या कि N1 क्या है, N2 क्या है। समझ में आ गया? और अब तुम्हें एक चीज और याद आनी चाहिए, प्लैंक में हमने एक इक्वेशन यूज करी थी, कौन सी इक्वेशन थी वो, और कोई नहीं, यही इक्वेशन थी वो, जहां पे मैंने बोला था कि N1 से बड़ा होता है N2, क्यों, क्योंकि वहां से वो एनर्जी गेन करके जा रहे हैं ना वहां पे, ठीक है, तो उससे हायर ही तो जा रहे हैं, लोअर थोड़ी आएगा। तो वहां पे जो N1 क्या है, वो ग्रेटर देन स्मॉलर देन होता है N2, ठीक है। तो अब अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूं कि, सुनो अब अच्छे से, कि एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने क्या है, एनर्जी जो है उसकी वेवलेंथ है, ठीक है, वो क्या है हो रहा है, एक तो ग्राउंड स्टेट में, और अगर ग्राउंड स्टेट में रहा तो उसका एन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि चलो बताओ कि बाल्मर में N1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और अगर तुमसे क्वेश्चन आ गया कि जल्दी से निकालेंगे एनर्जी फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, तो आप क्या पुट करोगे। तो देखो यहां पे मैंने एक चीज बताई थी आपको कि E इज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, hc/λ होता है, ठीक है। तो अगर उसने आपको बोल दिया कि मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम क्या, ये क्या लिख रहा हूं, वेवलेंथ, हाँ ये आपका मैक्सिमम वेवलेंथ है। अगर मैक्सिमम वेवलेंथ है तो एनर्जी सबसे मिनिमम होगी, और मिनिमम एनर्जी किसकी होगी बेटा, उसके ऊपर वाले की। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूं तो ध्यान से देखते चलेंगे बस। देखो अब इस वाले को ध्यान से देखेंगे। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, आपसे किसी ने क्या पूछा कि जल्दी से बताओ कि मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, फॉर लाइमन सीरीज, ऐसा पूछा, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी बहुत कम, ठीक है, तो उसका ऑर्बिट का नंबर क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी डिफरेंस सबसे छोटी कहां पे आएगी, इस वाले पे आएगी, ठीक है। तो ऑर्बिट का नंबर क्या हो जाएगा, N2 का हो जाएगा 2 और N1 का हो जाएगा 1। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पे क्या रखोगे, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो आपकी पूरी वैल्यू निकल आएगी। यही 109 678 यही बताया था, तो यही तो करना था, सिर्फ ऐसे ही तो निकालना है तुम्हें, सिर्फ ऐसे ही निकालना है बेटा, ठीक है। तो देखो अब अगर आ गया कि मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है, तो मिनिमम वेवलेंथ तुम कर ही नहीं सकते, मतलब कि कैसे ही गैस कर लोगे। मिनिमम वेवलेंथ मतलब कि एनर्जी बहुत ही ज्यादा, और बहुत ज्यादा तो मैं मान सकता हूं कि इंफिनिटी से आ सकता है ना, एटम तो इंफिनिटी से आ सकता है। तो यहां पे वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, इंफिनिटी, N2 की वैल्यू, N2 की जगह। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट था, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। एक तरीका और बता दे रहा हूं, देखो मान लो उसने तुमसे पूछा कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बाल्मर सीरीज का एनर्जी निकालो, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर बाल्मर क्या होगा, n की n इज इक्वल टू इतना 3। सेकंड में क्या होगा, वो 3 से किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ठीक है। तो N2 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 4 हो गई, और बाल्मर का N1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो पुट कर दो ना, यहां पे क्या जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो जो आपकी एनर्जी आएगी वो नेगेटिव में आएगी। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया था ना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो अब जो तुम्हारा थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है, क्या कि मान लो जो तुम्हारी E की जो वैल्यू है वो कितनी थी, -13.6, ठीक है, Z² डिवाइडेड बाय N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो सबके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ये वैल्यू जो है ये है क्या, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, ये जो आपकी वैल्यू आई
ये कुछ और नहीं, ये वही एनर्जी है। ये कौन सी है? ये वही बेटा एनर्जी है जिससे आपका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके बैठा है, करके बैठा है। ठीक है, यही एनर्जी है आपकी। मतलब क्या बोलोगे? ये वही एनर्जी है जिससे अपना जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके बैठा है, इसी धमकी देके बैठा है वो। समझ में आ गया? अब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, समझ पा रहे हो? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि भैया कोई इलेक्ट्रॉन था, उसको इतनी एनर्जी मिल गई कि उसने अपना ऑर्बिट ही पार कर दिया, अपने एटम को ही छोड़ के भाग गया, वो अपने ऑर्बिट को ही छोड़ के भाग गया पूरा परमानेंट। ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गए? मतलब क्या है कि अगर एक सोडियम एटम है, सोडियम का एक एटम है, ठीक है, अगर मैंने उसको एनर्जी दे दी काफी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इतना एक्साइटेड होगा कि भैया वो तो गया उनके बस से बाहर और बना लिया उसने Na+। का मतलब ही ये होता है कि इलेक्ट्रॉन अब है ही नहीं, गया खत्म वो वाला। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये जो सोडियम है बेटा ये क्या हो गया? आयोनाइज हो गया, आयन के फॉर्म में बदल गया, आयन के फॉर्म में आ गया। समझ गए? तो अब ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ गया था ना? ठीक है, तो देखो अगर आपसे किसी ने पूछा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे? सुनो, अगर मैं क्या करूं, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं क्या करूं, इसके अपोजिट जो जिससे बाइंड है, जित एनर्जी से बाइंड है, इसके अपोजिट ही एनर्जी दे दूं, मतलब कि जितनी एनर्जी से ये बाइंडेड है या फिर बाउंडेड है या फिर उससे होल्डेड है, तो मैं क्या करूं, उसके अपोजिट E = +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूं। ठीक है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वो आयन भाग जाएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब ध्यान से सुनेंगे कि आपको कोई बंदा है, ठीक है, कोई भी है, उसको कम से कम मिनिमम अमाउंट आपको देना पड़ेगा 1000 रुपये, तभी वो आएगा। ठीक है, तो आपके लिए जो वो काम कर रहा है वो 1000 में काम कर रहा है। ठीक है, वो आपके आस बैठ गया। अगर किसी और को उसको निकालना है तो वो क्या 1000 रुपये उसको देगा तो निकल आएगा? वो नहीं निकल के आएगा। अगर वो 2000 देगा तो वो भागा चला आएगा। समझ गए? तो यही चीज है कि सोचो कि अगर मैं इसमें पहले कितना दे दूं, 113.6 दे दूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका डबल दे दूं तो ये क्या आ जाएगा? भाग क्या जाएगा? तो डबल कुछ नहीं बेटा, यही है। क्या? मैंने सिर्फ साइन चेंज कर दिया। पहले हाफ में पहला इतना दोगे तो 0 पे पहुंचेगा, और दोगे तो प्लस पे पहुंचेगा ना। समझ में आ गया? तो वही है, ये हो गया आपका। समझ में आ गया? तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग, जस्ट चेंज कर दो उसका साइन, यही तो करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो जो भी एनर्जी आई आपकी, या फिर मैं बोलूंगा जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, उसका मैं क्या करूं बेटा? यहां पे साइन चेंज कर दूं। साइन चेंज करके अगर मैं लिख दूं, ठीक है, वो वैल्यू लिख दूं यहां पे, तो वो क्या होगी? कुछ नहीं होगी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी निकालिए, तो आप सिर्फ क्या निकालेंगे? टोटल एनर्जी। उसका साइन चेंज कर दो, ये आ गई। क्या चाहिए? साइन कितने होते हैं? 2 ही तो होते हैं, प्लस और माइनस। अब ये मत लगा देना ग्रेटर और इक्वल देन, वो मत लगा के जाना तुम। समझ में आ गया? तो बस यही करना है आपको। क्लियर है? ठीक है, तो बस यही आपका फॉर्मूला होता है, यही आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, यहीं से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे Z² लिखना मत भूल जाना। ठीक है ना? तो यही होता है आपका आयोनाइजेशन, वही होता है आपका टोटल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे चलते। तो फिर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, समझ में आ गया होगा ना अभी तक तो? ठीक है ना? मतलब सब चल है ना? मतलब लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? बस देख रहे हो, ऐसे नहीं चलता है। देखो यहाँ अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया है। अपन ने देख लिया है रेडियस कैसे निकालते हैं,
अपन ने देख लिया वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और अपन ने देख लिया एनर्जी कैसे निकालते हैं, और अगर हो सके तो साइड में सेम और डिफरेंट का भी कॉन्सेप्ट लिख लो, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं करना है, देखो यहां पे अगर सेम के लिए बात कर रहा हूं तो एक बार मैं ही लिख देता हूं सेम, ठीक है। तो सेम के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R1/R2 इज इक्वल टू Z से Z गया, ये क्या बच गया बस N1/N2 होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर डिफरेंट के लिए क्या होगा, डिफरेंट को मैं अलग कलर से बता दूंगा, ठीक है। चलो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए क्या होगा, सेम के लिए चल रही है, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका चेंज क्या होगा, सिर्फ ये होगा, तो यहां पे हो जाएगा N2/N1, ठीक है। और एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी के लिए हो जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू, चेंज क्या होगा, चेंज क्या नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का होल स्क्वायर, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। डिफरेंट के लिए क्या होगा, ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। देखो डिफरेंट के लिए क्या होगा, यहां पे R1/R2 इज इक्वल टू N1/N2 होल स्क्वायर, ठीक है। Z कहां है, नीचे है, तो यहां पे उल्टा कर दो Z2/Z1 बस, ठीक है। चलो देखो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, V1/V2 इज इक्वल टू N2/N1, Z ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना इंटू Z1/Z2, ये, ठीक है। इसमें क्या होगा E1/E2 इज इक्वल टू N2/N1 होल स्क्वायर, और ये तो देखो एनर्जी में दोनों के दोनों क्या हैं, एनर्जी में दोनों के दोनों ही स्क्वायर हैं, ध्यान देखना, ठीक है। एनर्जी में दोनों की दोनों स्क्वायर है, कौन दोनों सर, Z भी है स्क्वायर और N भी है स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी है बहुत दमदार है तो उनको स्क्वायर करना पड़ा। वेलोसिटी में भाग रहे थे, मीटर पर सेकंड जैसी यूनिट है, देखो मीटर पर सेकंड जैसी है, एक सिंगल है ना, कोई भी स्क्वायर नहीं लगा, सिर्फ रेडियस में क्या है N वाला है, समझ में आ गया। और अगर एक एडिशनल टॉपिक है जो आपका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ टाइम पीरियड, ये बहुत कम पूछा गया है और जनरली तो नहीं ही पूछा गया, 2015 से तो अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने उसको अलग लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उसको समझाया भी नहीं था, ये ठीक है। क्या है, सब चीजें बता देता हूं। N इज इक्वल टू बेटा अपना नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और अपन ने जितनी चीजें डिस्कस करी है वो भी लिख लो। H इज इक्वल टू कितना था, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है। अपना E की वैल्यू कितनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो ये सब तुम लिख लेना यार, ये तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, अपन ने इतना डेरिवेशन स्टार्ट किया, मतलब अपन ने कैरी करा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जल्दी से चलते हैं एक अच्छी सी चीज पर जिसका नाम है डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। तो देखो अब आए आपके डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, सिर्फ लाइट ही नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ लाइट ही नहीं, उन्होंने बोला कि जितनी भी चीजें हैं मैटर, पार्टिकल, मैटर का भी क्या होता है, डुअल नेचर शो करते हैं, डुअल नेचर से उनका क्या मतलब था कि मैटर भी वेव लाइक नेचर शो करेगा, वेव नेचर होगा उसके अंदर भी, ठीक है। और उसके अंदर भी क्या होगा, पार्टिकल नेचर होगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी चीज को लेके आप सभी ने देखा भी होगा कि जो वन शॉट वीडियो है उसमें भी मैम ने बताया हुआ है, उन्होंने एक बॉल को लेके बताया था, ठीक है। बॉल को लेके उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने कहा था, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको कि ये मेरा फोन है, ठीक है, मान लो कि ये एक फोन है, इसके पास मैं अगर आपको बताना चाहूं कि इसमें क्या है, इसमें वेव आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताना चाहूं, ठीक है, तो आप क्या ही करोगे, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इस चीज को लेके एक इक्वेशन दी। इक्वेशन क्या दी, यहां पे उन्होंने बोला कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है HmV, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला कि जो mv है वो कुछ नहीं, वो मोमेंटम है, ठीक है। और h हम सभी को पता है लीनियर मोमेंटम है, ये क्या है, ये लीनियर मोमेंटम, और h हमको पता है ये क्या होता है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो अब आप सभी के पास एक आंसर आने वाला है, आंसर है कि हमें क्यों वेव नहीं दिखती, ठीक है। तो जो वो वीडियो देख के आए तो उन्हें तो वो पता ही है, ठीक है। जो नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं कि ध्यान से सुनना, हमें वेव इसलिए नहीं दिखती कि क्योंकि हमारा जो मास है, किसी भी चीज का जो मास है वो इतना कम होता है। हम देख सकते हैं कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी के मास के,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी भी चीज के मास के, ठीक है। तो अगर अपन मास की बात करें तो मास इतना कम होता है जिसके कारण हमें वेवलेंथ ही नहीं दिखती, और वेवलेंथ नहीं दिखेगी तो वेव कैसे दिखेगी, ठीक है। तो डी ब्रोगली आए, उन्होंने बोला कि कोई भी चीज जो है सबके पास डुअल नेचर है भाई, पार्टिकल नेचर तो शो कर ही रहा है लेकिन वेव नेचर भी सब में होता है। वेव नेचर हमें दिखता भले नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें मास बहुत कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का अपन पार्टिकल नेचर ज्यादा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास ही कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है। इतना छोटा है, समझ भी नहीं पाओगे कितने जीरो हैं, गिन भी नहीं पाएंगे, लिखते लिखते कभी कभी तुम्हें वापस दोबारा काउंट करना पड़ेगा, इतने जीरो हैं उसमें अंदर, मतलब इतना तो उसका मास है। तो अब उसका तुम वेव नेचर जो है वो कैसे ही कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि अब सब कैलकुलेट हो जाता है, समझ पाए, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि अपन को वेव दिख नहीं रही है लेकिन है, समझ गए। तो यही बताने आए थे आपके कौन से, डी ब्रोगली। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक चीज और बोली, चलो ठीक है, एक इक्वेशन तो उनकी ये हो गई, ठीक है। इसको अपन और भी चीज तरीके से लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, H अपॉन P होता है। P कुछ और नहीं, वो सिर्फ आपका क्या है, मोमेंटम की ही बात कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, इसमें तो कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है। अब चलो आगे आओ, आगे उन्होंने क्या बोला वो देखते हैं। देखो आगे उन्होंने क्या बोला, आगे बोला कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट विच कंटेन एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो मेरी पिछली बात को कंटिन्यू करो इधर। कैसे? मैंने क्या बोला, हर चीज के अंदर क्या है, वेव नेचर है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि बेटा वेव नेचर तो है, वेव नेचर तो है। तो उन्होंने ये बोला जब हर चीज के अंदर है, ठीक है, अगर एवरी पार्टिकल के अंदर वेव नेचर है तो भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर भी तो होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेव नेचर होगा, होगा। सही बोल रहा है इंसान, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, तो पार्टिकल नीचे तो वो शो कर ही रहा है, ठीक है, वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो उसने जितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, हो सकता है ना वैसे आपकी क्या बनी होंगी, आपका वहां पे वेव भी तो बना होगा, उसने क्या करा होगा, वेव भी तो बनाया होगा, ठीक है। तो ये कौन सी वेव करता है बेटा, ये आपका करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसलिए मैंने आपको ऐसे बना के दिखा दिया, ठीक है। ये रही आपकी वेव्स, ऐसे शो करेगा वो, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था अराउंड दी ऑर्बिट, ऑर्बिट होता है सर्कुलर, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2πr, ठीक है। तो क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अराउंड, तो क्यों नहीं उसके अंदर वेव नेचर होगा, होगा। और वेव नेचर होगा तो नंबर ऑफ वेव बनाएगा, तो मतलब वेवलेंथ कितने बनेंगे, n लैम्डा। तो उसने यही बोला, कुछ अलग नहीं बोला, कि जितना भी उसने ट्रेवल करा होगा इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस और जितने नंबर ऑफ कितने बने होंगे, वेवलेंथ बनेंगे, तो इंटीग्रल नंबर होता है, n का मल्टीप्लाई कर देते, n नंबर ऑफ वेवलेंथ भी बने होंगे। बस इतना ही बोलना चाह रहा था इंसान। क्या बोला था कि n नंबर ऑफ वेवलेंथ बने होंगे जितना रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। कितना रिवॉल्व कर रहा है, डिस्टेंस कितनी है 2πr। एरिया का कितना होता है सर्कमफेरेंस का, इतना ही होता है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। तो ये उसका फॉर्मूला, उसने इक्वेशन दे दिया। उसने इक्वेशन क्या दिया कि n लैम्डा इज इक्वल होगा 2πr n के, बस ये उसने इक्वेशन दे दी। यहाँ पे वो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे शांति मिल रही है, आपने ये मान ली, बात खत्म हो गई ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही वो बोलना चाह रहा था, उसने दिया, समझ में आ गया इतना, क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपसे और भी चीज पूछ ले क्या कि लैम्डा की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो, तो हम क्या हो जाएगा n, ठीक है, h my v इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr n। ये देखो ये हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये अपन ऐसे एक इक्वेशन ये भी हो गई आपके पास, ये इक्वेशन हो गई सेकंड, ये इक्वेशन हो गई 1, समझ में आ गया। अब सोचो कि Rn की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, Rn की वैल्यू वही पुट होगी जिस ऑर्बिट के बारे में सामने वाला बात कर रहा होगा। मान लो क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में आया कि हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और उसका रेडियस इतना है, उसका रेडियस जो है वो 5 है। हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लो फॉर यहां पे सिक्स्थ ऑर्बिट
ऑफ कोई भी हीलियम। तो क्या करोगे, यहां पे 6th ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे जो रेडियस आएगी ना बेटा वो 6th ऑर्बिट की पुट करना है। ये 5 की मत पुट, 5 मत पुट कर देना, किसकी, सेकंड हाइड्रोजन की। तो क्या करना पड़ेगा, आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, और रेडियस के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा, रेडियस के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूले पे। कौन से वाले फॉर्मूले पे, जल्दी से बताओ, रिलेशन वाला। डिफरेंट एटम है, रिलेशन लगा देना, समझ में आ गया, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। याद तो होगा ना अब तक, तो अपन ने अभी तो पढ़ा था। तो ठीक है, तो वहां से जब तुम्हें रेडियस निकलेगी 6th वाली की, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आके पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, डी ब्रॉगली ने सिर्फ दो बातें करी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। और एक नीट के क्वेश्चन में ये वाली बात लगी भी है, ये वाला बात लगा है। क्लियर है, चलते हैं आगे। अब तो देखो, जैसे ही डी ब्रॉगली ने बात करी तुम्हारी किसकी, वेव पार्टिकल नेचर की। ठीक है, तो यहां पर आपके एक साइंटिस्ट थे हिंसबर्ग, इनकी ना आंखें खुल गई, इन्होंने कहा मैं भी कुछ दूंगा। तो इन्होंने बोला कि जो प्रोडक्ट होगा किसका, डेल एक्स और डेल पी का, वो नॉट लेस देन होना चाहिए h/4 के, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, मतलब h/2 कम होगा। तो उनका बेसिकली जो मतलब क्या था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, ये रहा उसका ऑर्बिट, ठीक है, ये एक और ऑर्बिट, ये रहा आपका एक न्यूक्लियस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये बोला था किसने, हाइजेनबर्ग ने। समझ में आ गया। अब कई लोग जो हैं, जो सामने पढ़ रहे हैं मेरे, वो सोच रहे होंगे हिंसबर्ग कहाँ ऑर्गेनिक में थे, कहाँ हाइजेनबर्ग आ गए। तो भैया उधर मत चले जाना तुम, ठीक है, ऑर्गेनिक में इधर आ जाओ। ठीक है, हाइजेनबर्ग कौन है, हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि जो वेव पार्टिकल नेचर में जो इलेक्ट्रॉन है उसका आपको वेलोसिटी मतलब मोमेंटम बताना और उसका जो मास है, मूविंग मास बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मूव कर रहा है भाई, उसका बहुत छोटा सा तो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया, तब जाके उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया कि डेल एक्स डेल पी, मतलब यहाँ पे एक्स क्या है, देखो एक्स है उसका वहां पे पोजीशन, तो ये है उसकी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है क्या उसका मोमेंटम, ये है मोमेंटम। ठीक है, एच क्या होता है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट, सबको ही पता होगा, ये है आपका प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यहां पे या तो इक्वल आएगा h/2 के, या तो उससे ज्यादा ही आएगा। ठीक है, उससे आप कैलकुलेट करोगे तो उससे ज्यादा ही आएगा। तो उन्होंने ये बताना चाहा। इस इक्वेशन को एक तरीके और से लिखा जाता है कि डेल एक्स, हमको पता है पी क्या होता है, यहाँ पे डेल एम वी होता है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो यहाँ पे डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डेल वी। ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल देन h/4 इसको मैं एक तरीके और लिख सकता हूं कि डेल एक्स इंटू डेल वी इज क्या होता है यहाँ पे h/4 ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। एम क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमें ये भी देखने को मिलती है। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई यहाँ पे अनसर्टेनिटी के ऊपर पूछ ले तुमसे कि बताओ यहाँ पे वेलोसिटी इतना है, मास निकालने को बता दे तुमसे, तो ये वाला पुट कर देना डायरेक्ट। और फॉर कैलकुलेशन इसको कैसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनना, आप कैसे इसको पुट करोगे वैल्यूज में, डेल एक्स डेल पी इज इक्वल करा जाता है किसके, h/4 तो इस इक्वेशन का यूज करा जाता है फॉर कैलकुलेशन पर्पस। उन्होंने बस बताया ऐसा था, कैलकुलेशन के लिए बेटा अपन इस इक्वेशन का यूज करते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो यही था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ज्यादा घुसने की बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी सब क्लियर ही हो जाएगा। कि उसने एक क्या दिया था, इक्वेशन दिया था, क्यों दिया था, क्योंकि उसने बस ये बोलना चाह रहा था कि भाई इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ द पोजीशन और मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब उसने वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था उस टाइम। कब आई ये बात, जब डी ब्रॉगली ने बोला कि हाँ वेव भी शो करता है इलेक्ट्रॉन, तब। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब आपको बात थोड़ी सी याद रखने वाली है। क्लियर है, तो यही थे आपके कौन से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है, चलिए देखिए, तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं, लिटरली बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। क्या, तो सबसे पहले स्टार्ट किससे किया था हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें कुछ नहीं था, न्यूक्लियस के जब जिससे इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, न्यूक्लियस जिस एनर्जी से, उसको तोड़ के निकल जाना,
और कुछ एनर्जी अपने साथ भी ले जाना, वही था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सरल सी भाषा में, ठीक है। तो इसको मैं अपन ने कैसे लिखा था, E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, W प्लस के ई, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो इसको मैं लिख रहा हूं H म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, H म्यू नॉट प्लस 1/2 mu स्क्वायर। तो पहला चीज अपन ने ये डिस्कस करा था, सबको ही याद होगा। उसके बाद अपन आ गए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो किस पे आ गए थे अपन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो चलो वो और देख लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के मदद से हमें एक क्या मिला था, हमें एक हमको क्या मिला था, इक्वेशन मिला था। कौन सा, जल्दी से बताएंगे। 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू कितना था, 109 6 7 8, ठीक है। 1/n1 माइनस 1/n2, ये दोनों का स्क्वायर था, बस इतना, एक इक्वेशन ये मिला था। क्लियर है। तो ये अपन ने कब देखा था, जब अपन को स्पेक्ट्रम मिला था, ठीक है। लाइमन, पाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ठीक है। तो इन सभी को, उसको फंड बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। उस सभी को भूल मत जाना, समझ में आ गया, ठीक है। तो वैल्यू फॉर उन सभी के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। जो वैल्यूज हैं वो सभी के लिए फिक्स होती है, लाइमन के लिए 1, बार्मर के लिए 2, ठीक है। तो आप भूल ना जाएं। ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन पहले से है, ठीक है, वो उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। एक्साइटिंग स्टेट फर्स्ट की बात करिए तो उससे ऊपर वाला ऑर्बिट, अगर लाइमन में है, ठीक है, और अगर एक्साइटिंग स्टेट बोला है पहला, तो किस में जाएगा, बाल्मर में जाएगा, तो N2 हो जाएगा उसका। समझ पाए। तो ये इसको अपन ये बोलते हैं। क्लियर है। सारे अपन थोड़े थोड़े बेसिक से हैं और अपन उसको क्लियर करते चल रहे हैं, समझ में आ गया। फिर अपन आ गए थे सबसे बड़ी चीजों पर, बोर्स पर। फिर हम आए थे बोर्स पर, ठीक है। तो बोर्स ने क्या बताया था, बोर्स ने पहला रेडियस को लेके बताया था। फॉर हाइड्रोजन के लिए रेडियस कितनी होती है, 0.529 होती है, वैसे तो 53 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, रेडियस की बात है तो n² बाय z, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं, ये किसका हो गया, ये तो पूरा फॉर्मूला ही हो गया। हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, सिर्फ इतना ही होगा। क्लियर है। चलो अब ये हो गया, किस में आता है, ये आता है आपका एंगस्ट्रॉम में, ठीक। वेलोसिटी की बात कर लो, 2.18 इंटू 10⁶ क्या होगा, मीटर पर सेकंड वाली, याद आ रही कि नहीं आ रही, मीटर पर सेकंड वाली इधर पुट करनी, ठीक है। मीटर पर सेकंड, n/z होता है या z/n होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसी कुछ होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पे क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू क्या होगा, z²/n², ठीक है। यहां पे क्या होगा फिर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये पूरा समअप है, ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद हमने क्या देखा, डी ब्रोगली ने क्या बोला, वहां पे बोला था n λ इज इक्वल टू होता है 2πrn, ठीक है। ये बोला था किसने, डी ब्रोगली ने। तो डी बी लिख रहा हूं बस मैं यहाँ पे, डी बी, ठीक है, डी बी, समझ में आ गया। ये सारी की सारी चीजें थे। अब सेम और डिफरेंट के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ये अपना ये था मेन। चलो आगे जाओ, एक और क्या बोला था उसने, एक और बोला था सर लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H/P। P क्या है बेटा, मोमेंटम है, मोमेंटम का क्या होता है, mv होता है। अनसर्टेनिटी में क्या हुआ था, यहां पर अनसर्टेनिटी में आया था आपका डेल x, मतलब पोजीशन, इनटू मोमेंटम नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए H/4π के। यही बोला था किसने, आपके हाइजेनबर्ग ने, हिंसबर्ग ने नहीं, हाइजेनबर्ग, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने इस टॉपिक में, मतलब इस वीडियो में अपन ने सारी की सारी चीजें कवर कर ली, ठीक है। इसके बाद जो आएगा आपका वो क्वांटम नंबर्स वगैरह आएगा, शेप आएंगे SPDF। क्लियर है। तो इस वीडियो को कृपया करके बहुत अच्छे से देखें, फॉर्मूलेज को नोट करें, और मैंने डेरिवेशंस भी समझाए हैं, अगर कोई पूछ ले, ठीक है, तो वो भी करें, ज्यादा उसमें माथा पच्ची मत करना। समझ में आ गया। चलते हैं आगे। तो बच्चों मैं एक चीज करके आया हूं, आप शायद पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, तो मैंने ना वेलोसिटी के जो था ना वो n/z लिखा है, देख क्या जरा अपने नोट्स में, वो क्या है, z/n है। तो याद रखना है, ऐसे नहीं लिखना कि मैंने बता दिया लिख दिया। सुनो, तो यहां पर अपन ने जितनी भी चीजें थी सब डिस्कस कर ली, तो वो सुधार लेना सबसे पहले तो, ठीक है, वरना उसको छोड़ के जाओ। तो अपन ने सब डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम आगे मिलेंगे जिसमें अपन क्वांटम नंबर, SPDF, ठीक है, किसके एक्सिस पे क्या क्या होता है, ये सारी की सारी अपन चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला बहुत समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। अगर किसी भी आपके जो नीट में अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया किसी भी टॉपिक से, तो जो टॉपिक्स हैं वो यही है, जो बोर्ड्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच।